नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार बजाज, यह न्यूयॉर्क के भी और मैं हूँ प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी और मैं हैं दोनों नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम। यस। और चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. right. It reminds me of the days in Sahara, you know, the black coat, black Yes, tie yes. on a Saturday. Yes, But and the Subhash Chandra Bose salute. yes. Please remember, this is the salute of Subhash Chandra Bose, Yes, not Sahara. But then late Sahara, he adopted that for Sahara, which is quite nice. And very, very sad for what's happened to the organization at the moment. An empire that was so huge, so big, everybody talked about it, and then suddenly it's all Seems to have gone. Reduced to I'm dust. not sure, all right? I'm not sure. We don't know. So, it might actually be thriving, and we don't know about it. There's a possibility, but But nevertheless. there was a pomp about it. I mean, there Oh, was yes. talk about it. The aura was there. That's it was not there there. everywhere. जिसको सहारा में भी ये शब्द मैंने सबसे पहले प्रदीप जी सहारा में आके सुना था, भावकाल, यू नो, वो Yes. सहारा का भावकाल अब नहीं है, पहले हुआ करता था। और अगर भावकाल की बात करें या बाकी सब चीज़ों की बात करें, क्या है कि मोदी जी का जो शासन है उसमें दो चीज़ें जो है वो सर्वोपरि हैं प्रदीप जी। एक नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, मतलब वो ज़बरदस्त है। बट देयर हैव आल्सो बीन वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट्स एंड वेरी स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स। जैसे आज सीवान में, बिहार के सीवान में ब्रिज कलर हो गया। 2 दिन पहले अररिया में, वहीं बिहार में, एग्जैक्टली, उद्घाटन के पहले ब्रिज टूट गया। भाई ये हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? और उसके पहले अगर आपको याद होगा, 1 साल पहले वो गुजरात में जो ब्रिज टूट गया था, जिसमें न जाने कितने लोग मर गए थे, कोई घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, उनको दिया हुआ था। एग्जैक्टली। उसका हुआ क्या कुछ मालूम नहीं है किसी को। कैन वी हैव दैट फुटेज ऑन? आई वुड लाइक टू सी दैट। एंड दैट इज द अटल सेतु ऑफ कोर्स। लुक एट दैट क्रैक। ओह गॉड, ये अटल सेतु अभी भी बना है और उसके क्रैक देखिए। आई एम श्योर वी विल सी दैट क्रैक वेरी शॉर्टली। जी प्रदीप जी, आप And they're saying, the engineers were saying it's a very minor crack. I mean, they said, but why is a crack there? Why should Look be at a that. minor crack? why should it appear? Yes, My point is, if major or minor, why should it appear? Totally. And the first rains. And the monsoon hasn't even started. Yes, yes. अभी तो मानसून शुरू का वही है। And this is a wide crack. I mean, Yes, it's not a normal it's a crack. wide, deep Yes. crack, Yes, bilkul, sir. and I find it very strange. Can we have the Bihar footage also, please? वो जो बिहार की फुटेज है वो भी जरा दिखा दें। वो जो ब्रिज कोलैप्स की जो फुटेज है सीवान की, और look at that, oh God, look at that bridge. Oh, Look at the Christ. bridge. How can it collapse like this? Is that a wooden bridge? I think Teakwood कभी ऐसी collapse नहीं होगा। ये क्या है? ये तो सीवान का ब्रिज है। Yes. और उसके पहले और ये देखिए, oh God, look at that. और उसके पहले 2 या 3 दिन पहले अररिया में Yes, yes. उद्घाटन के पहले ही पुल गिर गया नीचे। Correct. On the 18th of June. What's going on here? And there seems to be no discussion about it, nothing. I agree, most people are of course talking about the NEET scam and so on and so forth, which is very important, I agree. But look at this, look at what's going on. You have to talk about it, irrespective of anything else. और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि ये ब्रिजेस जब गिरते हैं, मतलब इस बार लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन जब लॉस ऑफ लाइफ होती भी है, जब लोगों की जानें भी जाती हैं, 1 या 2 दिन या 3 दिन सुर्खियों में रहती है और उसके बाद फिर खत्म। The whole thing goes. But I think the Congress is really working on it now very hard. Today Rahul Gandhi was talking to people at Rajkot, that gaming tragedy जो हो गया था. जी. He was talking to the survivors. क्या हुआ, कुछ आपको compensation मिले कि नहीं? वो जो जल पूरा जल गया था। बिल्कुल. A lot of people lost their lives. Yes. There is the Congress is slowly playing its role as a good opposition. But what I'm really impressed with the Congress is one of the things which has happened after the Lok Sabha election results
is that for the first time I am seeing Congress workers on the road. सबसे पहली बार Exactly. ना जाने कितने बरसों के बाद Yes, मैंने yes. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पर देखा है. Yes, अभी बिल्कुल. अभी तक नहीं थे. पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मतलब एक छुटपुट हुआ करते थे. आप दिल्ली देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, पटना देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, सब लोग सड़क पे हैं. और मुंबई में तो जिस प्रकार वर्षा गायकवाड़ जी ने पूरा आंदोलन किया है वो तो काबिल तारीफ है साहब, मानना पड़ेगा. मतलब the Congress has found a new energy. And she's always leading for the front where Varsha Gaikwad is concerned. We saw the way she fought the elections. She won from that particular area where Priya Dutt couldn't win twice. Yes, she couldn't. And Modi ji के वेव चल रहा था 400 पार का. At least a talk चल रहा था 400 पार का. In that particular circumstances, to win an election and talk and connect to the people, she's not from that particular area. She's from Dadar, and she comes here and she really works so well. And she wins the election. She's from Dharavi, right? Yeah, Dharavi. Yeah, that particular constituency. Dharavi था. Yes, yes. और यहाँ बैंड्रा में आकर के जीतना मतलब बहुत बड़ी चीज है. And especially where Priya Dutt has lost, she wins. You know, that is something because her connect was very good. And she's too, I mean, the people accepted her with a big heart. I mean, they love to interact with her, talk with her, and move around with her. So the campaign, उनका इसी चल गया कि लोग जुड़ते गए साथ में. And she's already on the field all the time. So we got a different approach with the Congress is concerned. And she's the Mumbai Adhyaksh also. Need scam का आंदोलन करे थे. She was right in the front, fighting, talking, saying how bad the things were for the students. So Congress ultimately is playing the role of a good opposition. One small clarification. वो जो अररिया का ब्रिज कोलैप्स हुआ है, सिवान का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, that was not made by the central government. ये बता दें आपको. वो तो रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है बिहार स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने बनाया है. वो कोलैप्स हुआ है. तो मतलब आप लोग ये ना समझें कि वी आर पॉइंटिंग अ फिंगर एट नितिन गडकरी's work. That is not true by the way. वो लोकली मेड ब्रिज था और ये 100 मीटर का जो ब्रिज था कनाल के ऊपर था. रामगढ़िया कनाल जो है, रामगढ़ की जो कनाल है उसके ऊपर था. और वो ये राज्य सरकार ने बनवाया. ये केंद्र सरकार का काम नहीं है. तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. तो अभी हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार कांग्रेस जाग गई है. They're really doing a fine, very well, and they're pointing out issues, taking up issues, and this is not going to be this session, Parliament session. The monsoon session is not going to be so easy for the BJP and the NDA government. Unless they suspend everybody. But you can't. This time you'll have to suspend a lot more. 230 plus. ना भाई 145 कर सकते हैं, 230 क्या? 230 प्लस. उसमें क्या है? और फिर देखना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी क्या करते हैं. क्योंकि सुनने में तो यह है कि शरद पवार जी बात कर रहे हैं दोनों से अभी भी, और ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ के आइए. बस उनको ये समझा रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता की वैल्यूज जो हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के जो आदर्श हैं, जिसके ऊपर उन्होंने आज तक अपनी पॉलिटिक्स की है, वो उसको बरकरार रखें दोनों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार. और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी. जैसे पिछली बार हमारे आदरणीय स्पीकर साहब जो थे वो उठ करके मतलब जब, और दिखता भी था प्रदीप जी उसमें सीधे प्रसारण में, कि दिखता भी था कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई खड़ा होता था बोलने के लिए तो उनकी शक्ल पर मुस्कान दिखा करती थी. इस तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से या कम्युनिस्टों की तरफ से या किसी और की तरफ से अगर दिखता था तो मतलब ही यूज्ड टू हैव अ फ्राउन ऑन हिज फेस. मतलब ये था हाँ भाई तुम्हें भी बोलना है, बोलो. मतलब ये हुआ करता था, which is rather sad. No, things affecting Maharashtra as a cause of concern, the OBC and the Maratha, the collision जिस प्रकार से चल रहा है. सर अब तो OBC versus Maratha हो गया. And the most things वो विजय विदेटीवार जिस प्रकार से कह रहा था कि in some districts, in some गांवों में OBC and the Marathas don't look at each other, they don't work in each other's field, they don't care for each other. जो interaction थे वो सब खत्म हो गया. So now this is a dangerous sign, especially for Maharashtra, because Maharashtra was never like this. और जिस प्रकार अगर विजय विदेटीवार जो कह रहे हैं वो सच है, then it's a need for introspection. All the political parties will have to sit together and decide and what action should be taken. हमारे अकोले के जो मित्र हैं डॉक्टर सूरी ढोने जो इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के, उनसे पूछते हैं कि क्या नया हुआ, क्यों महाराष्ट्र पहले तो ऐसा था नहीं. ढोने साहब नमस्कार. नमस्कार सर. कैसे हैं सर? कैसे हैं? सब मजे में सर. बड़े ब्राइट लग रहे हैं सर आज, बड़े फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, बिल्कुल
बिल्कुल सीधा जैसे मसाज पार्लर से आए हूँ, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। थैंक यू सर। डॉक्टर ढोने, मैं आपसे पूछूंगा नीट के बारे में तो ऑफ कोर्स कि मेडिकल एंट्रेंस वगैरह वगैरह के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज बोला गया है, वेरेटीवार साहब ने बोला है कि कई कई जगह ऐसी है जहाँ पे मराठा और ओबीसी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बात तक नहीं करते, देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ, बड़ी दुश्मनी हो गई है ऑलमोस्ट। और ये क्या हो रहा है सर? देखिए, एक तरफ ओबीसी एक तरफ मराठा, ये ऐसी डिवाइड तो मैंने कभी महाराष्ट्र में पहले कभी देखी नहीं है। ये दुश्मनी कैसे हो गई है? क्या ये नई सरकार जो आई है, इन्होंने एक नया कुछ पैदा कर दिया है जान करके लोगों को बांटने के लिए? क्या हुआ, ये बंटवारा कैसे हुआ है सर, ये बताएं प्लीज। नहीं, ये विजय वडेट्टीवार साहब जो हमारे पार्टी के हैं, उनको ओबीसी का एज ए उनके तरफ ओबीसी का नेता करके देखे जाता है। तो ओबीसी समाज के सामने जब आते हैं तो उस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओबीसी और मराठा एक ही है। हाँ, गरीब मराठा और अमीर मराठा में बातचीत नहीं होती होंगी, वो ठीक है, लेकिन एज ए समाज वो दूसरे को कोई कम आंकता होगा, ऐसी बात नहीं। तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बात करते हैं ना, देखिए, ये मराठा समाज में एक ही बात है, अमीर मराठा और गरीब मराठा इतना हो सकता है जी। अब उसमें जो अमीर मराठे हैं वो रिश्तेदारी कहीं भी करते हैं, यानी पश्चिम महाराष्ट्र के लोग विदर्भ के कुंबियों के साथ भी करते हैं, जो खुद को शैन्युकुड़ी मराठा कहते हैं। तो शैन्युकुड़ी मराठा लोग भी विदर्भ के कुंबी समाज के साथ भी बेटीवार करने को तैयार है, लेकिन उनको लड़का कैसे चाहिए? आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, सर्जन है, बड़े पोस्ट पे है, तो अमीर घर का है, तो ऐसा लड़का शैन्युकुड़ी जो मराठा है उनको कुंबी समाज का लड़का चलता है शादी का अपनी बेटी देने के लिए जी। ऐसा है। लेकिन आज की तारीख में तो जैसे हमारे मित्र लक्ष्मण हागे साहब, वो ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बैठ गए हैं अभी फास्ट पे। उधर से जरंगे पाटिल साहब भी धमकी दे रहे हैं कि वो भी फास्ट पे बैठ जाएंगे, और ना जाने, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भुजबल साहब का जो राजनीतिक करियर है वो भी खत्म कर देंगे, ऐसा जरंगे पाटिल साहब ने कहा है। तो ये क्या हो रहा है सर, जरा इसके बारे में जरा रोशनी डालेंगे ना प्लीज। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं जो है भुजबल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ जी। अब भुजबल साहब की मजबूरी रही होगी, वो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया कि भुजबल साहब ऐसे आदमी है नहीं मराठा समाज के खिलाफ बात करने वाले। ये तो कुछ भाजपा सरकार झगड़े लगाने का काम कर रही है मराठा और ओबीसी में, और भुजबल साहब पे दबाव है कि जो सरकार बोल रही है वैसे करो। जैसा अजित पवार साहब पे दबाव था कि उनके मिसेस को लड़ाओ, सुनेत्रा ताई को लड़ाने का जो फैसला है वो अजित पवार साहब का नहीं है, बीजेपी का फैसला था। तो वैसा भुजबल साहब का ऐसा नहीं है। उन्होंने काम जो किया है मराठा से, उनके नेता सब मराठा रहे हैं। शरद पवार साहब ने उनको बहुत ऊपर तक लाया है, तो वो शरद पवार साहब को भी मानते हैं। जब उनको फंसाया गया था महाराष्ट्र सदन घोटाले में, तब भी शरद पवार साहब भी उनकी मदद किए थे। तो मराठा समाज के खिलाफ नहीं है भुजबल साहब, लेकिन भुजबल साहब की मजबूरी है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में भी है, उनके खिलाफ कुछ जांच भी चल रही है। तो जो बीजेपी बोल रही है वैसा उनको करना पड़ रहा है। सुधीर ढोने जी, आप ये बात समझिए, भुजबल साहब बोल रहे हैं, आप ऐसा बोलिए बीजेपी बोल रही है। बट भुजबल साहब जो बोल रहे हैं वो उसमें तर्क है, बोले कि सब कुंबी को अगर मराठा बनाते, ऑल मराठास अगर कुंबी सर्टिफिकेट मिलता है तो इनजस्टिस हो जाता है ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी को इनजस्टिस हो जाता है। आप पूरे मराठा को सरसकट कैसे आप कुंबी बोल सकते हो? और भुजबल साहब ने जो इश्यूज रेज किया, 8 लाख ऑब्जेक्शन था, हरकत 8 लाख, उसका सरकार ने क्या किया? उसको नजरअंदाज करके सरकार ने वन साइडेड जो करना था कर लिया, इश्यू करने का सर्टिफिकेट, नोंदीकरण वगैरह। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, भुजबल साहब जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में भुजबल साहब बोल रहे कि मराठा को आरक्षण दिया है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जो शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार ने जो सगे सोयरे का जो है, यानी रिश्तेदारों को भी मिलेगा सर्टिफिकेट, ये जो निकाला है गैजेट, एक्चुअल में गैजेट यानी उन्होंने सिर्फ पब्लिश किया, उस पर ऑब्जेक्शन मंगाए है, अभी फाइनल नोटिफिकेशन हुआ नहीं उसका। उसमें क्लियर ऐसा है कि वो सब यानी लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। उसमें क्या है कि वो
इतने उन्होंने पुरावे मांगे जो आज भी मांगे जाते हैं कि आपके 3 पीढ़ियों के होना, आपके रिश्तेदारों का होना, कुंभी सर्टिफिकेट तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्तेदार आपका है दूर का उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो वंश परंपरा से जो जिसका कास्ट सर्टिफिकेट निकालना चाह रहे हैं उसके पिताजी के पास है क्या कुंभी सर्टिफिकेट, उसके दादाजी के पास है क्या, कोतवाल बुक की एक नकल रहती उसमें उनका है क्या, और उनके जो रिश्तेदारी है वंशावळ बोलते उसको मराठी में, तो वंशावळ में आता है दादा, परदादा, फिर उसके पिताजी, बेटा, पोता, तो ये सब जो है 3-4 पीढ़ियों से ये जब निकलेगा सबके इसमें अगर कुछ भी रहा तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा सरकार ने बोला है। सरकार ने मराठा समाज के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ये कोई रिजर्वेशन सरकार ने उनको मराठा समाज को दिया लेकिन दे सकते हैं क्या? दे भी नहीं सकते ना, कहाँ से देंगे? नहीं, उन्होंने जो किया है देखिए, दे सकते नहीं, ऐसा है कि ये जो ओबीसी समाज जो बोल रहा है ओबीसी समाज का भी गलत नहीं है कि हमारी जो तादाद है उसमें आप दूसरे और डालेंगे तो हमारे पे अन्याय होगा। ये जो ओबीसी समाज कर रहा है सही कह रहा है, लेकिन उसमें ऐसा है कि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि ओबीसी के आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाना चाहिए। आज देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया, कहा है 50% के ऊपर आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। बीजेपी की सरकार एंटी ओबीसी है, एंटी मराठा है। इनको तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी चलते नहीं, इनको शाहू महाराज भी चलते नहीं, इनको मराठा समाज तो बिल्कुल ही चलता नहीं। आज ये दिखाते हैं मुसलमानों का डर, बोलते हैं हमारे दुश्मन मुसलमान है, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी का सबसे बड़ा बीजेपी अगर किसको मानती है दुश्मन तो है मराठा समाज। ये हकीकत है, मराठा समाज को देंगे ही नहीं वो आरक्षण। लेकिन एक सेकंड, व्हाट ही सेड जस्ट नाउ, वन सेकंड। डॉक्टर धोने, आपने जो अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी असल में मराठा विरोधी है, यहाँ पर महाराष्ट्र में एक भरत सिंह कोश्यारी साहब हुआ करते थे, हाँ जी, गवर्नर साहब, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कितने अपशब्द बोले, उसका बोले थे। हाँ, उनके खिलाफ अब आप बता कुछ नहीं हुआ कि ये भी एक और उदाहरण है। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है, मैं आपको बताऊं जी। हेलो जी बोलिए। शिवाजी महाराज के खिलाफ में है, उसके कई उदाहरण है। प्रमोद महाजन जो थे वो उनके नेता, उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 2.5 जिले के राजा है, 2.5 जिले के राजा है, ऐसा प्रमोद महाजन ने कहा था। जब जो जेम्स लेन आया था अमेरिका से, अमेरिका का लेखक जेम्स लेन, वो पुणे में रहा, भांडारकर इंस्टीट्यूट में रुका, और भांडारकर इंस्टीट्यूट में जो लोग हैं, दामले, परांजपे, बहुलकर, जोशी, फड़के, चंदावरकर, सब लोग आरएसएस के विचारों के हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। तो उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में बताया कि शिवाजी महाराज के पिताजी जो थे शाहजी राजे ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में रहते थे, तो इसलिए महाराष्ट्र के लोग मजाक से बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के बायोलॉजिकल फादर दादोजी कोंडदेव कुलकर्णी थे। तो ये लिखा जेम्स लेन ने, और जेम्स लेन ने लिखा कि मुझे बोलने वाले ये लोग, उसमें पुरंदरे का भी नाम है, बाबा साहब पुरंदरे का भी नाम है उसमें, कि ये लोगों ने मुझे जानकारी दी थी। फिर महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने 2005 में, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने 2005 में किताब पे बंदी लाई, और उसके बाद दो प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो आए मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्टैचू है, पुतला है, उसका अनावरण था, उनके हाथ से उद्घाटन करना था। तो उन्होंने उस प्रोग्राम में कहा कि जेम्स लेन के किताब पे बंदी लाई, गलत किया, विचारों का मुकाबला विचारों से करना चाहिए। अब इनको किसने बताया कि जेम्स लेन के किताब पे बंदी लाई है सरकार ने, और जेम्स लेन कौन है, इनको अटल बिहारी जी को किसने बताया ना, इनको इनके बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बताया था। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ ही है ये लोग, और उनका जो एक नगर सेवक था उसने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गाली गलौज किया, फिर से उसको वापस ले लिया पार्टी में। तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शूरवीर पराक्रमी राजा ये मराठा समाज में पैदा हुआ, ये बीजेपी वालों को ये बिल्कुल चलता नहीं। ये कैसा है कि ये हमारे विचारों का नेता नहीं है, राजा नहीं है, ये तो सबको साथ में लेकर चलता है, ये मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं है, मुसलमानों के लिए, सैनिकों के लिए उन्होंने उनके मस्जिदों पे, उनके किलों पे मस्जिदें बांधी है। तो ऐसा जो नेता है, राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये मराठा समाज में पैदा हुआ,
ये उनको बात बहुत जस्ती ने उनको बहुत बुरा लगता है इस बात का, छत्रपति शिवाजी। सुधीर जी, कमिंग बैक टू दैट मराठा रिजर्वेशन, बिकॉज ये भुजबल साहब ने भी कहा और ओबीसी नेता भी ने कहा कि जो करीबन 54 लाख का नोंदणीकरण जो हुआ उसमें थोड़ा ज्ञान डालोगे, बिकॉज आपको अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, तो उस पर बार बार ये बहस हो रहा है कि 54 लाख आपने नोंदणीकरण कैसे कर दिया, किस प्रकार से कर दिया, और वो कैंसिल होना चाहिए, अब वो आवाज निकल उसको कैंसिल करो। नहीं सुनिए, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है कुनबी का, तो मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला। मेरी जो मिसेस है उसके पास नहीं था, मराठा था, उसके कास्ट सर्टिफिकेट पे मराठा था। फिर उन्होंने उसके दादा का निकाला, फिर उनमें निकला कुनबी। हमारी जो भाभी है वो अमरावती जिले की, मेरी मिसेस बुल्ढाना जिले की, उनको भी मिला। मेरी भाभी जो है बड़े भाई के मिसेस, वो अमरावती जिले की, उनके इसमें भी मराठा था। उन्होंने भी उनकी तीसरी पीढ़ी का निकाला, उनके दादा का निकाला, उसमें मिल गया कुनबी। तो अभी मिले सुधीर धोड़े साहब, अभी मिले क्या? अभी मिले, अभी नहीं, ये तो बहुत पुराना मिला है, अभी नहीं मिला है। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले जाएंगे तो मिलता है। मैंने आपको इसके पहले बताया कि अंग्रेजों के गैजेट में लिखा था कि अब शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोलते हैं, मराठा राजा, मराठा राजा बोलते हैं, मराठा राजा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोले अंग्रेजों के गैजेट में कि भोसले ऑफ सातारा वेयर कुनबी और शिंदे ऑफ ग्वालियर वेयर कुनबी। ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, सिंधिया है, सिंधिया, वो महाराष्ट्र के सिंधे है, वो भी कुनबी है। उन्होंने अभी 6 महीने 8 महीने पहले इंटरव्यू में बोला कि मैं कुर्मी हूँ। कुर्मी यानी क्या, कुनबी है वो। उनके कास्ट सर्टिफिकेट निकालेंगे तो कुनबी मिलेगा। तो ये जो भी मराठा कहते हैं ना, तो ये मराठा महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा जी, तो वो ये कोई कास्ट नहीं है। और अहल्याबाई होलकर धनगर जी, धनगर समाज के, धनगर समाज की थी अहल्याबाई। लेकिन देखिए शाहू महाराज जो थे, देखिए शाहू महाराज ने भी कोशिश की कि धनगर और मराठे में रिश्तेदारी होनी चाहिए, लेकिन जो राजा रहते ना, राजा, तो राजाओं में कोई जातिवाद नहीं रहता। एक राजा दूसरे राजा के साथ बेटी व्यवहार कर सकता है, तो उनकी कास्ट नहीं देखी जाती है। अब ये वसुंधरा राजे सिंधिया, ये मराठा है, उसने शादी किए राजपूत से, राजपूत से, और उसकी जो बहू है वो गुजर है जी। वो जो राजा, एक राजा दूसरे राजा के साथ बेटी व्यवहार कर सकता है, उसमें कास्ट नहीं देखा जाता ऐसा। ये 54 लाख पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं क्या? 54 लाख कोई बड़ा आंकड़ा है नहीं, और सरकार ने जो दिया है वो इजीली मिल जाता है, क्योंकि मराठा कोई है नहीं। ये देखिए, मराठा समाज में 3 कास्ट पकड़ी जाती, देशमुख लोग बोलते हैं मराठा है, और हम बोलते हैं मजाक से कि भाई देखिए हम मराठा है, जब हमको कॉलेज में दाखला चाहिए, हमको नौकरी चाहिए तो हम बन जाते हैं कुनबी। जब हमको रिश्तेदारी करनी है तो हम बोलते हैं ये हमारे देशमुख हमारे रिश्तेदार है, वो देशमुख रिश्तेदार, हम देशमुख बन जाते हैं। जब हमको रिश्तेदारी करनी रहती है, ब्याह करना रहता है, तो हम देशमुख हमारे रिश्तेदार भी बन जाते हैं। और हमको इलेक्शन लड़ना है तो हम बोलते हैं हम पटेल है, मराठा है, पाटिल है। तो एक ही आदमी रहता है, लेकिन तीनों इसमें बैठता है, क्योंकि वो एक ही है, उनका समाज एक ही है, कुनबी। वो कोई अलग समाज नहीं है, एक ही समाज है। और ये 54 लाख जो बोल रहे हैं आप, 54 लाख मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी आपको एक बात बोलता हूँ, 8-9 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे महाराष्ट्र, 8 करोड़ 9 करोड़ पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। अब उसमें 32% है मराठा समाज। अब 32% यानी कितना हुआ, 2 करोड़ 2.5 करोड़ मराठा, 3 करोड़ मराठा समाज महाराष्ट्र में है। मराठा समाज 3 करोड़ का मराठा समाज महाराष्ट्र में है, उसमें 54 लाख लोगों को अगर मिली तो कौन सी बड़ी बात होगी। बट लक्ष्मण हाके जी का विरोध टोटली है कि आप ओबीसी समाज को अन्याय नहीं कर सकते, आप इसमें दाखिल नहीं कर सकते ओबीसी समाज। तो आगे जाके ये तो झगड़ा ही होने वाला है। जरांगे पाटिल जी तो पूरे कह रहे कि हम तुम गेहूं उधर से लेके ही छोड़ेंगे, वो लेके ही रहेंगे वहां से, एकदम कसम खा के बैठे जरांगे पाटिल, मनोज जरांगे पाटिल। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस दोनों का समर्थन करती है, जरांगे पाटिल का भी समर्थन करती है और हाके का भी समर्थन करती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी का भी हक रहना चाहिए और मराठों को भी हक मिलना चाहिए। आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने सर्वे किया था, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग ने सर्वे किया, और सर्वे करते वक्त उन्होंने मराठा समाज का सर्वे किया था। तो मराठा समाज का सर्वे किया तो क्या दिखा है सर्वे में, उन्होंने देखा है कि मराठा समाज के लोगों के घर कैसे है, या स्लैब के घर है, वो टीन रहता है,
टीन के घर है, स्लैब के घर है या कवेलू के घर है, उनके घर में टीवी है कि नहीं है, उनके घर में क्या व्यवस्था है, इस तरह के सब जान के कपास खेती कितनी है, उनके घर में कितनी नौकरियां है, उनको खेती कैसी है, बागायती है या जो करोड़ों बोलते हैं मराठी में वो खेती है, ये सब जानकारी लेने के बाद और मराठा समाज की जो माली हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो देखने के बाद वो महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग ने रिपोर्ट लिखी गवर्नमेंट को कि मराठा समाज के 95% लोग जो है गरीब है, और रिजर्वेशन किसी भी समाज को देने का जब रहता है, उसका जो क्राइटेरिया रहता है वो गरीब है कि नहीं है समाज, उसी बेस पे तय होता है। कोई अगर समाज गरीब है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है, कोई समाज अमीर है तो उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आप कितना भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर उनका सर्वे हुआ, सर्वे में निकला है कि ये समाज के लोग गरीब है, तो ही उनको आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया गरीबी है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, तो जो कास्ट को आरक्षण दिया है गवर्नमेंट ने वो आर्थिक आधार पे ही दिया है। जो कास्ट आर्थिक आधार पे पिछड़ी है उनको ही रिजर्वेशन मिला है, जो कास्ट आर्थिक आधार पे आगे आगे है, अगली है, वो मजबूत स्थिति में है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आर्थिक आधार ही रहता है मराठा समाज का, इसके पहले भी सर्वे हुआ है। लेकिन आगे चल करके क्या होगा सर, ये तो बताइए। प्रदीप जी ने तो सवाल पूछा, ऐसा है, यहाँ तो तनाव बढ़ रहा है। पूरा जो है उसमें एक ही आदमी कर सकता है, वो मराठा को आरक्षण देने का काम और ओबीसी को न्याय देने का काम और ओबीसी पे होने वाले अन्याय को दूर करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी। वो अगर चाहे तो लिमिट बढ़ा सकते हैं, और लिमिट बढ़ाने के बाद में उनके हाथ में कानून। और इसके पहले मैंने बताया जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, ओपन कैटेगरी के लोग कितने हैं, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, ब्राह्मण, इनकी तादाद कितनी 15% है। अब 15% लोगों के लिए अगर 30% खुला रहा, हालांकि उनके लिए रिजर्व नहीं रहता है, जो 30% अगर ओपन मेरिट बोले वो उनके लिए पूरे 30% यानी उनके लिए नहीं रहती है, उसमें SC ST OBC भी लोग भी आ सकते हैं, लेकिन 30% भी बोले तो भी सफिशिएंट है। तो जिस तरह से तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। सुधीर जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि जातीय जनगणना आवश्यक है, मैं करूंगा, जातीय जनगणना होकर रहेगा इफ कांग्रेस केम टू पावर और इंडिया अलायंस केम टू पावर। और राहुल गांधी जी ने आगे जाकर कहा कि 50% से वो बढ़ा भी देंगे, 50% का कोटा आगे जाके जितना संख्या उतना हक, वो राहुल गांधी जी का कहना है। बजटरी एज वेल एज हकों की बात कर, तो कैसे इनकॉर्पोरेट करता था, वाज इट पॉसिबल जो राहुल गांधी जी कह रहे, बिकॉज बीजेपी कह रहे हैं जो भी हवाई बातें हैं ये सब इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए, सरकार के हाथ में रहता है, जो है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसको कानून बना के सरकार उसको डिसअलाउ कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है, पावर है सरकार के पास। सरकार कायदा कानून ला सकती है कि नहीं, हमको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमको मान्य नहीं है, लोगों का हितों की सुरक्षा कर भी चुके हैं सर, पहले भी कर चुके हैं। हाँ, इसके पहले भी कर चुके हैं सर। आम आदमी पार्टी का जो केस था दिल्ली का, पार्लियामेंट ने उसको ओवरटर्न किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 3 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। तो पहले वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए, फिर एक एक्ट पास कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली रिमेन्स ए यूनियन टेरिटरी, तो वो तो कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं ये हवाई, राहुल गांधी जी को बोलते हैं हवाई बातें नहीं करते राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का देखिए, कोरोना से लेके आज तक राहुल गांधी ने हमेशा गंभीरता से बोला है, जो बोला है राहुल गांधी जी ने वो सही हुआ है। इसके पहले भी उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है कोरोना का, इस देश में बहुत खराब स्थिति होने वाली है, उस पर कानून कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और उसके लिए उपाय योजना करनी चाहिए। तो यहाँ हर्षवर्धन थे मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि गांधी फैमिली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा नॉलेज है, इनको ज्यादा मालूमात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और राहुल गांधी कह रहे कि ऐसा होगा, लेकिन आखिर में जो राहुल गांधी जी ने बोला वही हुआ। तो ये ऐसे मजाक बनाने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज तो है सर, ये तो मानना पड़ेगा, आज की तारीख में पहली बार मैंने देखा इतने सालों के बाद डॉक्टर होने, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ
कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए नीट को लेकर के, नीट स्कैम को लेकर के। जबरदस्त, क्या मतलब ये वी कुड नॉट इमेजिन कि 4-5 साल पहले हो सकता था। आप लोगों ने अभी जो जबरदस्त एजिटेशन करी है और अभी भी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत जबरदस्त है। तो ये नीट स्कैम का क्या होगा क्या सर? ये तो मतलब लाखों, आप खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में थे, आप खुद मेडिकल कॉलेज से आए हैं, आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, मेरा ये कहना है कि बच्चों का होगा क्या सर, बताएं प्लीज। नहीं, ये तो ये मोदी जी अब क्या है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम और गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा हो रहे हैं। उसका जो कनेक्शन है गुजरात से है, बोल रहे सब चर्चा हो रही है, लेकिन वो क्या है, वो गुजरात का ही हित ज्यादा देख रहे हैं, पूरे देश का हित नहीं देख रहे हैं। तो ये बात हो रही है। और उन्होंने क्या किया, जो गुनहगार है, जो उस नीट के एग्जाम का जो चेयरमैन है वो अथॉरिटी का, उसके तरफ दे दी जिम्मेदारी कि आप जांच करो। वो क्या करेगा, यानी चोर के हाथ में आपने जो तिजोरी की चाबी दे दी है, ऐसी बात होगी। तो मतलब तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि बाकी हर जगह पर भी जो चर्चा चल रही है कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही ये हुआ है, ऐसा क्या है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भाजपा के लोग मिले हुए हैं, भाजपा के अधिकारी जो है ना, अब अधिकारी भी भाजपा के हो गए। अभी देखिए यहाँ पे इलेक्शन लड़े एडवोकेट उज्जवल निकम, भाजपा से इलेक्शन लड़े, लोकसभा का हार गए, फिर से उनको सरकारी वकील बना दिया। तो बीजेपी के विचारों के भी बहुत सारे अधिकारी हो गए, वो बीजेपी के विचारों के वो चलता है, वो सब फ्रॉड कर रहे हैं। उनके बच्चों का, उनके विचारों के लोगों का फायदा देखने के लिए वो गरीबों पे अन्याय करे। एक लड़के ने आत्महत्या भी किए थे, बहुत बुरी बात है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस पर से तो पढ़ाई पर से तो विश्वास उठ जाएगा कि पैसे कमाओ और पैसे लगाओ और डॉक्टर बनो, ये बहुत बुरी बात है। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में ये प्रदीप जी और मेरी बहुत चर्चा हुई है कि रिक्रूटमेंट जब भी होनी होती है उसके लिए एग्जाम होता है, वो हमेशा पेपर लीक हो जाता है। 17-18 बार पेपर लीक हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं शक पड़ता है कहीं सरकारी तो नहीं करा रही है, क्योंकि उनको रिक्रूट नहीं कर रहा है। ये देखिए, बगैर सरकार का ये हो ही नहीं सकता। एक बार होगा, 2 बार होगा, बार ये हो रहा। अब कैसा है, मोदी जी सब पैसे जमा करने में लगे हुए हैं, पैसे जमा करते हैं, चैनल खरीदते हैं, सब चैनल पे मोदी मोदी मोदी, बाकी कुछ नहीं दिखता है। आप जैसे लोग हैं, कुछ अखबार है तो आज ये विरोधी पार्टियों की आवाज बने हुए हैं, कुछ यूट्यूब पे लोग हैं, उनकी वजह से अगर ये नहीं रहता था तो बीजेपी 100 सीटों पे आ जाती थी। ये कम से कम आप लोगों की वजह से कम से कम वो जमीन पे तो आ गए, नहीं तो हिंदुस्तान के शहंशाह के जैसे उनके पूरा ये था कि भाई मैं राजा, मैं था। वो राम को भी क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, लेकिन आगे जमीन पे अब ये नहीं आएगा। वो तो सर क्या है कि वो पहले आपसे बात भी हुई थी, ये आपको याद नहीं होगा कि अयोध्या जाकर के राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब सर जब श्री राम जागरूक हो गए तो वो वहां तो इंसाफ होगा ना सर, फिर क्या करेंगे? ये एक ही जगह नहीं, वहाँ चित्रकूट हार गए, रामटेक हार गए, महाराष्ट्र की सीतामढ़ी जो नवनीत राणा जो थी जी, वो नवनीत राणा भी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने, वो हनुमान जी का आशीर्वाद भी उनके काम पे नहीं आया। हनुमान जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया उनको। हनुमान जी ने सामने वाले को दे दिया ना आशीर्वाद, हनुमान जी ने सामने वाले को आशीर्वाद दे दिया, सामने वालों को दिया। वो अच्छा आदमी बेचारा, बलवंत वानखड़े बहुत सीधा आदमी, दलित समाज का आदमी, बहुत सीधा आदमी, वो जीत गए। और वो उज्जवल निकम भी बोले मेरा जन्म हनुमान जयंती के वक्त हुआ। हनुमान जी को सब पता है। देखिए हनुमान जी है वो जागरूक भगवान करके माने जाते हैं जी, जागरूक रहते हैं। चिरंजीवी हैं सर, चिरंजीवी हैं, अभी भी यही हैं जी। हाँ, वो मेरे नाम का दुरुपयोग नवनीत राणा करे, उज्जवल निकम करे, दोनों को हरा दिया हनुमान जी। मगर मोदी साहब, सुधीर जी, मोदी साहब आज भी कह रहे कि मैं विरासत भी संभाल रहा हूं और विकसित भारत के सपने भी देख रहा हूं। महाराष्ट्र पालघर में सबसे बड़ा पोर्ट का उद्घाटन वदावन पालघर में उन्होंने कर दिया। बोले कि 1 मिलियन जॉब्स मैं लोगों को समर्पित कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट, ये 1 मिलियन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वहां नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद, नालंदा यूनिवर्सिटी पुनर्निर्माण। बोले देखिए अयोध्या 500 साल के बाद, नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद, और काम भी मैं देख रहा हूं पालघर में, वन ऑफ द 10 बिगेस्ट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
पालघर महाराष्ट्र में। तो कैसे देखते हो इस स्टेटमेंट में, कैसे देखते हो आप? विरासत भी संभाला, विकसित भारत का सपने भी। विकसित भारत कहाँ हो रहा है? इन्होंने तो भारत को बर्बाद करने का काम किया है। विकसित भारत कहाँ है? अपन ये बहुत सारे मामले में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से पिछड़ गए। कौन सा विकसित देश की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारा अपनी अपनी कहाँ फाइट, कहाँ इंग्लैंड अमेरिका से फाइट होनी चाहिए थी, उसको बोलेंगे भारत विकसित हो रहा है। अपनी तो फाइट पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हो रही है। अभी इतने पीछे आ गए। हैप्पी इंडेक्स में भी अपन बहुत पीछे, बांग्लादेश के लोग सुखी है, पाकिस्तान के लोग सुखी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अपन पीछे आ रहे हैं, देश की जनता ही सुखी नहीं, तो देश कहाँ विकसित हो रहा है? जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि हम इनको रोजगार देंगे। रोजगार का उनका दावा तो पूरा झूठा है। वो तो इसके पहले भी फेल हो चुका है। 2 करोड़ नौकरियां 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, कहाँ मिली लोगों को? आज देखिए इंजीनियर लोग बेरोजगार है, वकील लोग, पुलिस की भर्ती में वो आ रहे हैं, पुलिस की भर्ती में भी ये लोग इंजीनियर और वकील लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो इतनी बेरोजगारी। तो डॉक्टर ढोले साहब, ये जो आपने बात करी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। पहले जो रेलवे का एग्जाम होता था, रेलवे के एग्जाम में एक जनरल कैटेगरी का एग्जाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम, और एक इंजीनियर्स का होता था, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह, सिग्नलमैन, इन सब का होता था, ये होता था। अभी क्या कर दिया इन्होंने? आते ही एक तो रेलवे बजट को खत्म कर दिया, आते ही देयर इज नो रेलवे बजट एनी मोर, और एक पूरा जनरल यूनिफाइड एग्जाम बना दिया जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, बाकी सब भी हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज वी आर गेटिंग एक्सीडेंट्स ऑल ओवर द प्लेस। आई मीन पिछले साल जैसे बालासोर में एक्सीडेंट हुआ, और आज ये एक हफ्ता पहले सिलीगुड़ी में एक्सीडेंट हो गया, बंगाल में। तो आपको लगता नहीं कि जो आदरणीय सामान्य रेल मंत्री साहब हैं उनको खड़े होकर के कुछ जिम्मेवारी लेनी चाहिए इन सब चीजों की? रेल मंत्री कौन था, आपको याद है? अभी रेल मंत्री कौन है? सर याद है, अश्विनी वैष्णव साहब। नहीं, अश्विनी वैष्णव साहब। आप पत्रकार है इसलिए आपको मालूम है। ब्यूरोक्रेट थे सर, वो ब्यूरोक्रेट थे, स्पेशली चोजन बाय मोदी जी। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों को मालूम है कि कोई रेल मंत्री है इस देश में जी, बाकी किसको मालूम है कि रेल मंत्री है? रेल का कोई उद्घाटन करो, मेट्रो का, भारत वंदे भारत का, मोदी जी रहते हैं। रेल मंत्री कहाँ रहता है? कुछ नहीं, रेल मंत्री तो हमको मालूम ही नहीं कौन है। आप लोगों पत्रकार है इसलिए आप लोगों को मालूम है, हमको तो दिखाई नहीं रेल मंत्री कभी। और जहाँ है 2 डिब्बे, अमरावती से ट्रेन चलती है मुंबई तक, 600 किलोमीटर का अंतर है, 600 किलोमीटर। और स्लीपर कोच के कितने डब्बे हैं? 2 डब्बे, बाकी एसी के। इसका मतलब क्या है कि आप क्या अमीरों के लिए ट्रेन चलाएंगे? अब जिसकी ताकत नहीं है, देखिए 1500 रुपए लगते हैं एसी को टिकट को, अकोला से मुंबई तक जाने के लिए 1500 रुपए, और स्लीपर में 700 रुपए में जाता है आदमी। अब जिसकी ताकत नहीं वो क्या करे? अब 2 डब्बे, और बाकी एसी वाले, एसी के लिए ज्यादा डब्बे। और सब जो वरिष्ठ नागरिक थे, सीनियर सिटीजन, पत्रकार, इनकी सबकी सहूलत कम कर दी। आप भी पत्रकार है, पत्रकारों को जो सहूलत मिलती थी, तो कंसेशन मिलता था 50%, वो कैंसिल कर दिया इन्होंने। सिर्फ मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। मुनाफा कमाओ और फिर भी घाटे में है बोलते हैं, तो अब दे रहे हैं धीरे धीरे। अभी आपको एक बताता हूँ, एयरपोर्ट का है कि नागपुर से दिल्ली, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि किस गांव का है, लेकिन शायद नागपुर से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट बोले 3400 रुपए। कितना? 3400 जी। और वहां पे जो एयरपोर्ट हाथ में दिया अदानी जी के, सब पूरा उनके हाथ में दे दिया कि आप देखो, ये वहां पे व्हील चेयर का चार्जेस 3350। ये देखिए, ये नया हिंदुस्तान, ये विकसित हिंदुस्तान हो गया मोदी जी का। व्हील चेयर का रेंट, जो 15-20 मिनट, आधा घंटा व्हील चेयर पे बैठेगा आदमी, उसके लिए आपको 3350 रुपए देना पड़ेगा। और जो फ्लाइट से जाएगा नागपुर से दिल्ली, उसको कितना टिकट? उसको 3400 रुपए, 50 रुपए से ज्यादा। तो ये क्या हो रहा है? यानी ये मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं बस। और 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग मर गए ये 5 साल में। हाँ, तो सर, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं रहा है। मेरा ये मानना है, देखिए, एक मिनट सर जी बोलिए। ये लखनऊ से दिल्ली फ्लाइट का टिकट 3469, 3469,
और कास्ट ऑफ अवेलिंग व्हील चेयर फैसिलिटी एट लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3,350, यानी करीब करीब 100 रुपए कम। ये है, ये आंकड़ा आ गया। बहुत अच्छा आपने हाईलाइट कर दिया, फैंटास्टिक। Yes. तो सर ये क्या ट्राई क्या कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ इल्म है कि ये होने क्या वाला है, ऐसी बात नहीं है कि दिख नहीं रहा है क्या होने वाला है, लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं, आप ये बताएं कि इसको रोकेंगे कैसे? आपको भी मालूम है आगे क्या होने वाला है सर, बताइए। इसको रोकने का एक ही तरीका है। हेलो जी बोलिए सर। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मोदी जी को सत्ता के बाहर कर दो, बस। जब तक मोदी जी है उनके दोस्तों के लिए वो करते रहेंगे, फायदा करते रहेंगे। एक मैं आपको बात बोलता हूँ, एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बीजेपी की विचारधारा का है, और मैं हमेशा बात करता हूँ यार आप अच्छे देखते जाओ, जो सही है उसको सही बोलो, गलत है गलत बोलो, आप बुद्धिजीवी है, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों अंधभक्त बने हो, ऐसा मैं उनको हमेशा बोलता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी बातें मान ली, सही बात है आपको। मैंने बोला क्यों आप इतना अंधभक्त बने हो, आप सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप तो जो सही है उसको सही बोलो, गलत को गलत बोलो। मैंने उनको बोला कि यार ये जो है मोदी जी जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी पैसे कमाते हैं। तो बोले उन्होंने बोला कि ये जो अदानी अंबानी और उद्योगपति, मोदी जी उनके बिजनेस पार्टनर हैं। ये बीजेपी की विचारधारा वाले सीए बता रहे हैं, जो बीजेपी की विचारधारा का है वो भी मान गया कि आप सही बोल रहे हैं, ये उनसे मिले हुए हैं, उनके बिजनेस पार्टनर है, और उनके खुद के मोदी जी के नाम से नहीं रहती प्रॉपर्टी, ये उनके दोस्तों के नाम से रहती है। धोनी साहब, महाराष्ट्र में कैसे आप देख रहे हो? बिकॉज विधानसभा में शरद पवार साहब ने कहा एमवीए को 155 सीट्स मिलेगा, लोकसभा के आंकड़ा पकड़ेंगे तो 155 आसानी से मिल जाएगा, मगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा? नाना पाटोले जी तो एग्रेसिव तरीके से कहा कि हमने 288 सीट्स का तैयारी कर दिया ऑलरेडी, 288 पूरा हम लड़ेंगे। वहां से नाना पाटोले जी ने शुरू किया। शरद पवार साहब ने कहा कि देखो हमने कम लोकसभा में लड़ा था बिकॉज हमको मायावती को साथ में रखना था, एमबीए को साथ में रखना था, मगर विधानसभा में हम छोड़ेंगे नहीं, हम उतने ही सीट। अब संजय राउत कह रहे कि तीनों को बराबर का हिस्सा होना चाहिए, तो कैसे ये झगड़ा कैसे सलटेगा? धोनी साहब देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने भी एक प्रोग्राम में बोला था कि पूरे 288 मतदार संघ की तैयारी करो, और नाना भाऊ ने भी बोला है कि 288 मतदार संघ की तैयारी करो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पूरे मतदार संघ में कांग्रेस के कार्यकर्ता है 288 मतदार संघ में, और शिवसेना का भी कार्यकर्ता है। सबको एक उत्साह रहना चाहिए, सबने काम करना चाहिए, नहीं तो जो मतदार संघ शिवसेना की कोटे में, वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले लोग घर पर बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन अलायंस हो जाएगा तीनों को भी बराबर। जहाँ ऐसा है सीटें कितने की मिलेंगी वो बात अलग रहती है, वो जैसा ये रहता है कि कौन जीत सकता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अमरावती की जो सीट है लोकसभा की, तो अमरावती के सीट में मेरी बात हुई थी संजय राउत साहब से, मैं मिला था उनको, तो बात निकली कि अमरावती की सीट अच्छी है इस बार। इसके पहले हम बहुत बार अमरावती की सीट शिवसेना ने जीती, हम मांग रहे हैं, लेकिन आपके कांग्रेस वाले भी लोग मांग रहे हैं कि ये हमको चाहिए, हालांकि हमारा हक है वो सीट पे, ऐसा संजय राउत साहब ने बोला था। तो मैंने संजय राउत साहब को बोला कि बराबर है, आपका हक है, लेकिन देखिए वहाँ पे जो कांग्रेस जिस कैंडिडेट के लिए मांग रहे, बलवंत वानखड़े, जो कि दरियापुर से एमएलए है, दलित समाज के, बहुत अच्छा आदमी है, और उनकी इमेज अच्छी है, और मराठा समाज में, बाकी समाज में भी उनकी इमेज अच्छी है, तो उनको बलवंत वानखड़े को वोट डालने में दिक्कत नहीं आएंगी, लोग आसानी से उनको वोट डालेंगे, वो जीत जाएंगे। तो संजय राउत साहब ने मुझे बताया जीत जाएंगे, मैंने बोला हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे। तो भी ठीक है जीतेंगे, तो बोले हम कांग्रेस को ये मतदार संघ दे देंगे, उन्होंने पहले ही बताया। मैंने ये बात उनको बलवंत वानखड़े जी को बताया कि मेरी आज बातचीत होगी, वो देने को तैयार है। तो ये बात है, संजय राउत साहब बोलो, नाना भाऊ पटोले बोलो, या पवार साहब बोलो, ये सब जिम्मेदार लोग हैं, और ये बैठ के जहाँ का कैंडिडेट सब तय होने वाला है कि कौन से सीट पे किसका कैंडिडेट कौन है, आपके पास कौन कैंडिडेट है, वो कैसा है कैंडिडेट। अब सब जातिवाद भी चलता है, किस समाज का है, वो जीत के आ सकता है क्या है, उसकी क्या पॉपुलैरिटी है, वो सब देखने के बाद सीटों को बंटवारा होगा। हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा, उसमें किसको कम किसको ज्यादा, तो ये होने वाला है। लेकिन जो बीजेपी को हराएगा उसको टिकट मिलेगा। ये अमरावती में आज भी कुछ हंगामा हो गया, जहां शायद वहां के पुराने एमपी वो ऑफिस देने से इनकार कर दिया,
वानखेड़े जी वहां पर गए, पूरे बल लेके गए, यशोमती ठाकुर पूरे आपके कांग्रेस के ग्रुप गए, जबरन पूरे ऑफिस को अपने कब्जे में रख दिया, ताला तोड़ के पोजीशन ले लिया। तो क्या बीजेपी का वो एटीट्यूड है कि हारे तो भी हम देंगे नहीं कुछ भी? क्या देख रहे हो? उनको हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि वो ताला, ये चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, वो भी थे अमरावती में, उनके सामने हुआ। यशोमती ताई ने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि दादा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, ये हक हमारा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बलवंत वानखेड़े जी, उनको उनका जो ऑफिस की चाबी आप दे दो। तो आप दिए नहीं, उसके पहले भी उनको लेटर देने को जीत गए, चुनाव जीतने का जो लेटर देते उसमें भी 3 घंटे लगाए थे, आपने दिया नहीं 3 घंटों तक। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जीत गए, उन्होंने विधानसभा सदस्यत्व का राजीनामा भी दे दिया है और वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब उनका हक है, उनका जो ऑफिस की चाबी दे दो। क्या गलत कहा यशोमती ताई ने? तो यशोमती ताई ने रिक्वेस्ट करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद भी उन्होंने दिए नहीं चाबी, तो फिर वो नाराज हो गए। सब कार्यकर्ता खड़े थे तो बोले ठीक है हम लाभ तोड़ेंगे, तो उन्होंने लाभ तोड़ दिया, वो अंदर गए। उनका खुद का अधिकार, जिसपे अब तो उनका घर है, वो उनका ऑफिस है, तो वो तो उनका अधिकार है, वो ताला दूसरा ही बदल देंगे, उनके पास चाबी रहेंगी उसकी, क्योंकि वो उनका ऑफिस है। तो लेकिन बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी है, ऐसा तो नहीं है कि आज ही आए हैं कि ये लोग कल के छोकरे। मतलब कितने सालों से है पार्टी सर, पहले भारतीय जनसंघ होती थी, उसके बाद वहां से बीजेपी बनी है। मतलब क्या मतलब हुआ है मेरी समझ के बाहर? नहीं, वो देखिए कि वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की जो पार्टी थी, वो भाजपा भी नहीं रही। अब ये मोदी शाह की भाजपा है। जब बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जो आरएसएस के कार्यकर्ता, उनके साथ में भी हम बैठते हैं, बातचीत होती है अच्छे बुद्धिजीवी लोगों के साथ, वकीलों के साथ, डॉक्टर लोगों के साथ, तो हम चर्चा करते हैं कि यार कैसा, वो भी लोग नाराज है इनसे, बोलते जब से मोदी और शाह आ गए तो बीजेपी वो पहली जैसी पार्टी नहीं रही, पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही। तो सर चलते चलते ये बता दें कि प्रियंका गांधी जी के पार्लियामेंट में आने से क्या होने वाला है, वो जरा बताएं। देखिए, क्योंकि वायनाड से तो जीतेंगी वो, और मुझको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को जितने वोट मिले थे उससे भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगी। हाँ, लगे सर आज तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए प्रियंका गांधी कितनी अच्छी तरह से बात करती है, और देखिए वो यानी एक उनमें इंदिरा गांधी जी की झलक दिखती है, प्रियंका गांधी जी। उनको देखने के बाद इंदिरा जी की याद आती है। आज जो माहौल जो यूपी में हुआ है, तो यूपी में जो जीती है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रियंका गांधी का रहा है जी। तो जब प्रियंका गांधी आएंगी संसद में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है जब प्रियंका गांधी आएंगी तो शायद मोदी जी का आना कम हो जाएगा संसद में। पहले भी नहीं आते, पहले भी कहाँ आते सर, थर्सडे, पहले भी नहीं आते, सिर्फ थर्सडे को आते हैं सर, जब पीएम क्वेश्चंस का दिन होता है बस। तो वो अब प्रियंका गांधी आ गई, राहुल गांधी भी है, तो वो तो बोलेंगे क्या जाके क्या। अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश यादव, जयराम रमेश जी भी हैं, नहीं जयराम रमेश तो राज्यसभा में, अपने शशि थरूर साहब भी हैं, और अन्य लोग, ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत लोग हैं। महुआ मोइत्रो को एक बार फिर फेस करना पड़ेगा उनको। क्या बात है सर, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि माहौल बदला है। जी बोलिए सर, महुआ मोइत्रो के बारे में। मोहित्रा जो है, महुआ मोहित्रा जो है वो लोकसभा में सदस्य के नाते काम कर रही है, तो वो उनका बहुत सारा लॉस कर रही है। वो इतने बड़े पद पे है, वो कोई कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, वो ना फाइनेंशियली वो उनका लॉस हो रहा है लोकसभा में मेंबर है करके, लेकिन वो देश के लिए उनको कुछ करना है, इसीलिए वो लोकसभा सदस्य बनी हुई है। अगर वो लोकसभा सदस्य नहीं बनेंगी और वो उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेंगी, वो बहुत पैसे कमा सकती है, लेकिन वो त्याग कर रही है देश के लिए। और आज वो जो उजागर और ज्यादा वोटों से जीत के आई सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने वोटों से पिछली बार जीती थी उनसे ज्यादा वोटों जीत के आई। तो आज देखिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसा नेशन नाउ चैनल है, ध्रुव राठी जी है, रवीश कुमार है, ये अपने शर्मा जी है, क्या उनका ये सारे लोग जो है, ये लोगों की वजह से देश में जो माहौल बना, तो आज बीजेपी को फाइट करने में उसकी बहुत मदद हुई, और बीजेपी को बेनकाब करने में, बीजेपी की गलतियां देश के सामने लाने में बहुत फायदा हुआ।
तो ये आप लोगों का धन्यवाद जो आज देश के लोगों को आपने आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए आज बीजेपी की ये दशा हुई कि आज वो मोदी सरकार नहीं कह पाएंगे, वो बीजेपी सरकार भी नहीं कह पाएंगे, वो कहेंगे एनडीए सरकार, और हो सकता है एनडीए सरकार भी ज्यादा दिन न चले, एक आधे साल में वो भी हो सकता है सरकार गिर जाए। सर सुनने में तो आया है कि आदरणीय सम्मानीय शरद पवार की बातचीत तो उनकी जारी है। हाँ, आपने एक बात बोली है, आप मेरी बात अधूरी रहेगी। शरद पवार साहब ने जो बोला था कि 155 सीट, हाँ 155 सीट। देखिए शरद पवार साहब कुछ गलत बात करते नहीं, हमारे जैसे लोग तो हम दावे कुछ भी करेंगे, हम इतना जिम्मेदारी से एक आधे बार नहीं बोलेंगे, और हमने कुछ बोला तो लोग उसको उसका कुछ इतना ये भी नहीं, महत्व भी नहीं रहेगा। लेकिन शरद पवार जो है बड़े जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं, बहुत बड़े नेता है, वो कभी गलत बात नहीं कहते। उन्होंने इलेक्शन के बाद बोले थे कि ये जो है महाविकास आघाड़ी की 30 से 35 सीटें आने वाली है। कितनी सीटें आई? 30 सीटें आई। एक अला ये सांगली की एक अपक्ष भी कांग्रेस का ही था। तो शरद पवार साहब ने कुछ गलत दावा किया था? उन्होंने बोले थे 30 सीटें आएंगी। अभी शरद पवार साहब ने जो बोले 155 सीटें, वो मैं आपको बोलता हूँ शरद पवार साहब ने इसलिए बोले, वो तो शरद पवार साहब, मैं आपको बात बोलता हूँ 180 सीटें आने वाली है, लेकिन शरद पवार साहब जिम्मेदारी से बात करते हैं, और जो आंकड़ा उनके पास अभी है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कम से कम बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा दावा गलत है, ऐसा लगने को नहीं होना, इसीलिए उन्होंने बोले 155 सीटें तो कम से कम आएंगी। मैं बोलता और जबरदस्त है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बारामती से भी जब सुप्रिया सुले जी लड़ रही थी और सामने अजीत दादा की पत्नी थी, तब भी वहीं से शरद पवार जी ने तो खैर कुछ आंकड़ा नहीं दिया था, सब लोगों ने जो शरद पवार जी के आसपास है उन्होंने ये बोला था 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, और एक्चुअली जीती 1.5 लाख वोट से जीती। और आपको एक भविष्यवाणी बोलू, अभी एक भविष्यवाणी बोलू, अजित पवार विधानसभा चुनाव हार रहे पक्का हार रहे। अजीत दादा, अजित दादा चुनाव हार रहे। अरे हारेंगे तभी अगर इस सरकार से निकलेंगे, हमने तो सुना है कि वापस जा रहे हैं। वापस शरद पवार साहब ने नहीं बोला है उनको लेने का जी, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया लोगों को। महाराष्ट्र की जनता को अच्छा नहीं लगा कि जिसकी उंगली पकड़ के आप आए और क्या बोलते हैं कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं हुआ, मैं इनके पेट से आया नहीं, इसलिए मुझ पर अन्याय हो रहा। क्या अन्याय हुआ? 4 बार आपको डिप्टी सीएम बनाया, आपको बारामती की सीट दिए। जब 91 में आए थे पवार साहब दिल्ली से, तो रिजाइन दिया, मुख्यमंत्री बने, उनकी सीट किसको दिया? उन्होंने अजित दादा को दिया था। तो सब उनका जो वारसदार बनाया अजित पवार को बनाया। इसके बाद क्योंकि वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो थे अजीत दादा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बारामती के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शरद पवार साहब ने होम मिनिस्टर थे सर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर। सब शरद पवार की बदौलत हुआ है। और उनका सगा भाई श्रीनिवास पाटिल भी उनके विरोध में चले गया, और उनका सगा भतीजा योगेंद्र पवार उनके खिलाफ खड़े रहेगा, और अजित पवार हार जाएंगे। अजित पवार जी हारने वाले हैं विधानसभा की सीट। क्या बात है? हाँ बिल्कुल हारे। चलिए सर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम सो हैप्पी टू सी द कांग्रेस, द ओल्ड कांग्रेस कमिंग बैक। ऐसे पुरानी कांग्रेस को हम देखा करते थे सर, मैं बता रहा हूँ, पहले की जो कांग्रेस थी उसको हम देखा करते थे कि किस तरीके से कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सड़क पे है। अब एक बार दोबारा देखने को मिल रही है सर, मजा आ गया। हिंदुस्तान को, भारत की लोकसभा को एक बहुत ताकतवर विपक्ष की जरूरत है, और मुझे लग रहा है इस बार मिलेगा। और राहुल गांधी जी ने कल 2 दिन पहले कहा कि कुछ अलायंस पार्टनर्स मेरे संपर्क में है और ये सरकार विल फॉल एनी टाइम। और राहुल गांधी जी भी कभी झूठ नहीं, कुछ बात नहीं करते। बिल्कुल सही बात। देखिए राहुल गांधी जो है वो बहुत सीरियस बात करते हैं। आप देखो राहुल गांधी का कौन सा स्टेटमेंट गलत निकला? कभी गलत नहीं निकला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बोलने से पहले उन्होंने बोला ऐसा ऐसा होने वाला है, वैसे हुआ। हर क्षेत्र देखो, राहुल गांधी का बहुत अभ्यास है, और राहुल गांधी जी का स्टडी है। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने नजदीक से देखा, हमारे अकोला में आए थे भारत जोड़ो के दरमियान। उनको जो पत्रकारों ने सवाल पूछे बराबर उन्होंने जवाब दिया। ये जो बीजेपी वाले वो जो काट छाट करके उनके जो भाषणों में काट छाट करके उनको अनपढ़ दिखाने की कोशिश करते हैं, अज्ञानी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी लोगों की समझ में आया है। और राहुल गांधी को डरते नहीं, वो बोलते डरो मत, तो खुद भी डरते नहीं। आज राहुल गांधी की इमेज ऐसी हो गई कि भाई ये प्रधानमंत्री
पद आराम से संभाल सकते हैं, देश को आगे लेके जा सकते हैं। इस तरह के राहुल गांधी जी ने अगर बोला है कि मेरे साथ संपर्क में है तो पक्के उनके संपर्क में होगी। Absolutely right, sir. Thank you very much, Dhone sir, and keep up the good work. Really impressed with the way the Congress is functioning. Very good. Thank you. Thank you. Namaskar, sir. नमस्कार। So Pradeep ji, very candid. Yes. डॉक्टर ढोने जो हैं वो मतलब नीट स्कैम को भी लेकर के, बाकी सब चीज़ों को भी लेकर के, कांग्रेस के अपने जो लोग हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसको भी लेकर के मतलब वो भावुक नहीं होते हैं। But this NEET scam is terrible. It's going to affect the lives of too many people. But let's go across to. I think we have Dr. Surena Malhotra with us of the NCP. Let's go straight across to. I'm sure she must be a very, very happy person. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Yes, good evening. Namaskar, ma'am. Namaskar. How are you? Namaskar. So, Dr. Malhotra, you're very happy at the way things have turned out? 8 out of 10? Certainly. As we used to always keep on discussing, it was a long wait. And we always tried to predict, and then, okay, we kept our fingers crossed. And everybody worked so hard, all of them together. The Mahavikas Aghadi, India Alliance, all of them worked together. Unlike the whatever the predictions of BJP that, oh no, Congress will be separate and there will be internal fights and all. So there were no fights at all, and everything went very smoothly. Fantastic. Absolutely and fantastic. Our great leaders predicted, Pawar Saab predicted, Rahul Gandhi also had such a positive front, and Uddhav Thackeray ji, and everything materialized very well. Beautifully. और आपने यही इसी शो के दौरान कहा था कि सुप्रिया सुले जी मिनिमम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी, जी, और ऐसा ही हुआ, which is amazing. Congratulations to you. Really lovely. जैसे सुप्रिया ने भी हमें बीच में भी कहा कि बस उन्होंने मतलब फोकस 7 months, बस कहीं यहाँ नहीं देखा, वहाँ नहीं देखा, बस अपना मतलब अपनी जिम्मेदारी को पार किया, अपने constituency में लगे रहे मैडम. So you know, it was a very nice thing and something for us to learn from. और आज की तारीख में शरद पवार जी इज द सीमेंटिंग फैक्टर फॉर द इंडिया अलायंस. बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. और ये भी सुनने में आया कि शरद पवार जी जो हैं वो संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, और अन्य घटक दल जो हैं एनडीए के उनके साथ भी शायद संपर्क में हैं. और उन्होंने ये नहीं कहा है, मैंने आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सरकार तोड़िए. उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है. उन्होंने ये कहा है डोंट फॉरगेट योर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स. करेक्ट. आप लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, आप उसको भूलिएगा नहीं. आप ये मत भूलिए कि आप लोग कौन हैं. Correct. So I think that's a great thing. That's the best advice a person can give. See, after all, he is concerned with the people. The people should be ruled by people, by a secular party, you know, secularism. So that is what he is more, instead of कि हम सत्ता में आए, कौन सत्ता में आए, चल everybody wants that सत्ता में हम लोग आए, definitely. But at the same time, supposing नहीं आ रहे, तो at least it should be a more secular, more open, you know, that is what his advice is. See, these are the great leaders, you know, this is what is the difference between people like Nete like Pawar Saab and then the other opposite, you know, the other people. This is the difference. जी, प्रदीप जी. You know, Supriya Suna, after losing also, जिस प्रकार से the BJP and the Mahayuti fielded against Sunetra Pawar ji and in the Rajya Sabha and again made her an MP. Now this shows that the BJP wants to make Baramati a battleground. Yes. They want full power, full attention is in Baramati to see that Sharad Pawar ji is checkmated somehow or the other. But Sharad Pawar ji is never going to give up. He is going to take on, and his attacks on Modi is increased. He said, you talk about internationally your stock wars, but you can't control leaked papers in India itself. So why are you talking about wars outside the country? So how do you see this entire exercise of Sunetra Pawar ji again in the Rajya Sabha, again trying to create a double power center in Baramati? As you very correctly said, I mean the BJP और उनके साथ उनके जो allies है, उनकी जो रणनीति यही रही है कि बाबा divide and rule, you know, जो ब्रिटिशों की रही थी, divide and rule. So this is what the tactic they are also trying to follow over here, कि एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करे. मगर वो भूल गए, उन्होंने देखा नहीं क्या कि जब भी सुप्रिया ताई का जैसा मतलब her attitude was there, you know,
So okay, fine, she's standing against me, so that's okay, you know. And she even wished her well, unko hug kiya, you know. So all that is okay. Somebody else is there, fine. बट ये जो बीजेपी की जो रणनीति कि हाँ उनको उनके अगेंस्ट ये करे वगैरह, वो आई डोंट थिंक दैट इज सक्सीडिंग. हाँ, वो शी इज गॉन टू द राज्यसभा, दैट्स ओके, दैट्स नाइस. अ लेडी गोइंग देयर इज फाइन. You know, I hope she can contribute to something good for Mahila Dhoran and something, yes. You know, she can bring out some good policies. Why not? But at the same time, ये जो कूटनीति जो बोल रहे हैं, उनका जो ये है, that why they are doing it, that will not succeed. Definitely but, not. Dr. Surina Malhotra, don't you think what has happened is because everywhere, like yes. for example, just the other day, on the foundation day of the Shiva Sena, yes. Ramdas Kadam attacked Ajit Dada Pawar. And these attacks are coming even from the BJP. Yes. So, yes. don't you think it is high time that Ajit Dada realizes where he is? कि कहाँ पहुँच गए अजीत दादा? He should. I think all the other people surrounding him, everybody is realizing, and I hope man ke man he also must be realizing it, but keeping a brave front, I suppose so. Because I mean, see, बीजेपी कोई सगे सोयरे नहीं है, वो तो उन्होंने मतलब साथ आए हैं कैसे, सिर्फ इसके लिए, इलेक्शन के लिए सब लोग साथ आए हैं. तो बीजेपी का मकसद तो तोड़ फोड़ करके अपने पास लाना, तो उन्होंने तो इसी मकसद से लाए कि बाबा इलेक्शन के लिए उनको वोट ज्यादा मिले, सीट ज्यादा मिले, और फिर उनका वो मकसद सक्सेस नहीं हुआ है, स्पेशली अजीत दादा के पार्टी से नहीं हुआ है. तो नेचुरली और फ्रस्ट्रेशन ये सब, मतलब उनको बीजेपी को लगता होगा कि अभी इनको इम्पोर्टेंस क्यों दे, और ये सब दिख रहा है. यू नो, everybody doesn't have the great patience like our people like our party. So this is being seen. जी, और अजीत दादा भी जिस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि ही इज अंडर प्रेशर. पहले कभी नहीं करते थे. Yes. पहले ऐसे नहीं करते. जी. As we said, as we saw the whole thing, you know, from the time they separated, they went with a great this thing, taking so many people with them, and then how gradually the number of seats also, he got only 4 seats. And तटकरे जी बस एक ही सीट आ गई. तो you know how we saw the वो तो तटकरे जी की खुद की आई है मैम. वो तो खुद की आई है, वो तो उनके whatever उन्होंने जो पहले. दुरुस्त बात है, लेकिन अभी भुजबल साहब तो लग रहा है ऐसा कि छोड़ के जा रहे हैं. मतलब जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालिए. मुझको तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार बोल रहे हैं. लग तो रहा है. अभी भुजबल साहब के ऊपर तो अभी काफी सारी चीजें चल रही है. He is siding with the OBCs, and then Manoj Jarange Patil has been saying that, oh, this is a stage drama, that you know, he is keeping those people, he's asking the people to do the, I mean, this is what Manoj Jarange Patil is saying, I'm not saying. तो मनोज जारंगे पाटिल साहब वो तो बोल रहे हैं कि I will destroy Bhujbal's career. Very very strange. ये तो अजीब व गरीब मसला है. वो तो no but comment for that. Lakshman Hake ji, who our friend the truth Lakshman is that Hake even ji, Manoj Jarange Patil, even Maratha, they are now, they are like, so many, it's been like so many now months and months together, the whole thing is going on. उनको कुछ promises मिले, फिर वो promises कुछ हो नहीं रहे हैं. ना अभी OBCs भी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए. कुंभी लोगों का जो प्रमाण पत्र उनको दिया, सर्टिफिकेट दिया, whether what is the valid, whether it's a valid ones, whether fake थे, क्या थे, इसके लिए अभी आप देखिए. तो ये दोनों, और भुजबल साहब भी बीच में आ रहे हैं, तो बिना दोनों जातिगत मतलब तनाव जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है. And that is going to be, I mean, I hope there is no untoward things happening between them, you know. They should realize that सरकार खाली बात करती है, ये करती है, they want that दोनों में भिड़त हो जाए, ये होना नहीं चाहिए फिर. How do you see it? You know, one ministerial post was offered to the NCP Ajit Pawar, and you suddenly had differences. Praful Patel and then Sunil Tadkare group saying that he should be given the minister. He is a lone elected Lok Sabha member, and then Sunil Tadkare. So how do you see झगड़ा चालू होगा? Because at last they abandoned that. बोले हम लेंगे नहीं, हमको तो cabinet minister. It never happens. It never happens. So you have any information on what exactly transpired? Is Sunil Tadkare ji trying to assert himself that I am more capable? I actually qualify to be the minister, and I've not been given that. In fact, a lot of people from the Raigad where he came, so they were totally with him. They said no, he should have been given the ministership there.
How do you see Dr. Malhotra? As he's the only one who has shown the results, he's given the results, and he's so naturally he's going to feel, and but the human nature. I mean, naturally he's going to feel that okay, I've worked and I've done something which I was supposed to do. And Praful Patel ji is given this thing that नहीं, I was in the केंद्र से मैं अभी ये पोस्ट नहीं, ये नहीं चाहिए वगैरह. इनफैक्ट जब भी इनका जो भरा जो सबमिट करने गए थे सुनेत्रा जी पवार उनका, तो उधर भुजबल साहब भी थोड़े से दूर हट रहे थे, ऐसे दिख रहा था. Then somebody pulled him, because he was also interested in the same seat. तो जहाँ बड़े नेते हैं तो वहाँ पे ये सब चीजें तो होने वाली है. अभी now it depends on the level of maturity, how they handle it and how they are going to stick together. तो आपको लगता है कि भुजबल साहब रहेंगे वहाँ? मुझे तो नहीं लगता. मुझे लगता है कि शायद आपके पास वापस आ रहे हैं. लगा सर. That depends now on Pawar साहब. क्योंकि I don't think Uddhav ji will welcome him. क्योंकि जो स्पेकुलेशन क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही कि शायद वापस जाएंगे शिवसेना में, मुझे नहीं लगता है. That's my thinking. Because Uddhav ji also said कि नहीं हम लोग नहीं वेलकम करेंगे, जो गए हैं वो गए हैं. Even Pawar साहब has also said the similar statement. But then it's politics. Let's see what happens. लेकिन पवार साहब का जहाँ तक सवाल है, भुजबल जी को मना नहीं कर सकते. अगर भुजबल साहब वापस आ जाएं तो अजीत दादा को शायद मना कर दें, भुजबल साहब को मना नहीं कर पाएंगे. But then that is more in the future. But ma'am, what do you think will happen? We have heard that many people are trying to come back. That is like unless it's of course officially. वो तो बोला है उन्होंने, शायद सुप्रिया सुले जी ने बात भी करी कि कोई 17 लोग हैं जो संपर्क में हैं. And Supriya Sule ji never exaggerates. She never lies. She doesn't exaggerate. And in fact, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि अजित पवार जी उनके ग्रुप के भी 2 पाटिल वो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं. I think one of them is joining Congress. And ऐसी भी बात 202 जन वहाँ से निकल के आ रहे हैं. ऐसा अभी just recently I just read that. जी. तो लेकिन एक चीज तो हुई है. What has happened because of the Lok Sabha result is this. Yeah. That till now we were only hearing about Sharad Pawar Saab's people wanting to leave him to join Mr. Ajit Dada Pawar. Now the situation is exactly reversed. It has been reversed. Correct. Now the rumor is all about Ajit Dada's people wanting to leave him to rejoin Sharad Pawar Saab. That's what has happened. Pradeep ji. Yeah. That's why he wants a cabinet expansion. Ajit Pawar ji बोले जल्दी cabinet expansion कीजिए. I think नहीं तो the party might just now. Sharad Pawar Saab said that we are going to win 155 seats. Yes. And yes. Sharad Pawar Saab, when he says that, he says as per my Lok Sabha performances right now, what we have done, we are entitled. We are easily scoring 155. And he reminded Prime Minister Modi that Supriya Sule has won by bigger margin than Prime Minister Modi in Varanasi. Now he wanted to put a fact straight to Prime Minister Modi that look, we have done better than you. How do you see that particular statements? And he had to in fact give us more votes. Yes. He said that. Yes. वो बड़ा अजीबोगरीब मसला था. वो जो कहा उन्होंने भटकी हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा. Yes, that was a वो तो I thought that was in really bad taste, man. That was a bad thing. And I'm telling you, apart from, I mean, all of us, like everybody fighting, doing their work very diligently. Apart from that, ये election जो है ना, जो जनता ने हाथ में लिया, ये इलेक्शन जनता ने हाथ में लिया. जनता ने ये मुद्दे, मतलब इन चीजों पे ध्यान दिया कि कौन कैसा भाषण देता है, कौन क्या बात कर रहा है. और जो महाविकास आघाड़ी है वो जो मूलभूत जो रियल मुद्दे थे उनके लिए उनके ऊपर बात कर रहे थे, उनके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. जैसे पवार साहब अभी भी, मतलब इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो भी उनकी फार्मर्स को मिलने के लिए उनकी वारियां चालू हो गई. He's met so many different places, farmers of different places, and he's genuinely worried कि farmers को जो मतलब उनको दिक्कतें आ रही है because of the अवकाली बारिश हो रहा है, सूखा हो रहा है, all those things. So he is into that, and farmers also they realize कि हमारे साथ कौन है, मतलब हमारे father कौन है, who's the one who's really going to help us in long run. So people realize all that. So definitely, why not? 155, definitely. Of course, everybody has to work very hard for all that. But then as long as you are genuinely with the people's problems, you have your genuinity without, over-exaggeration of things, boasting and all, ये सब नहीं होगा तो why not? हो जाएगा. And the other thing which is very important is
in spite of all these leaders campaigning against Supriya Sule ji, against Sharad Pawar sahab, Supriya Sule actually got 51.85% of the votes. Almost, that's almost 52%. Yes, that was a great victory. And Sunitra Pawar ji got 40.54% of the votes. I mean, it was a massive victory. There's a difference of almost 10% in votes. It was a massive victory. And one thing, I mean, Supriyata, as we saw, every day she was doing her duty. She was going and campaigning. She didn't get, flustered by the Ajit Dada's talks and all that. She, smilingly, she, answered all those things. At the same time, she stuck to her campaigning, her routine, without even bothering, what's happening on the other side. And in this particular election, let me also remind our viewers, ये मैं पहले भी आंकड़ा दे चुका हूँ आपको, अपने viewers को, कि भाई अभी तक उनको वो हर साल जीत के आई हैं, आज तक अभी हारी नहीं है सुप्रिया सुले, बारामती से, इस बार भी जीती है, लेकिन इस बार एक और चीज हुई है, सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उनको इस बार, 7,31,400 वोट पड़े हैं, maximum number of votes polled for Supriya Sule this time. Which is amazing, absolutely amazing. मतलब वोट कटने के बजाय उनके वोट बढ़े हैं, जी मैम. Because here लोगों ने रियलाइज किया था कि ये जो बारामती में जो हो रहा है ये सही नहीं है. ऐसे आप किसी की पार्टी जो बारामती कर उनको तो मतलब एनसीपी पवार साहब तो जन्मदाता है एनसीपी के, ये तो और बारामती में उन्होंने कितना काम किया हुआ है ये सब लोगों को मालूम है. So nobody really liked Ajit Dada taking away the whole thing. If taking away the Paksha ka Chinna, of course it's legal, it's in the court. But I am trying to say that we are the NCPs. So people have not liked it. And this is the answer. They have given the answer through this election itself. Democracy से, democratic way से लोगों ने उनको सही जवाब दे दिया. Dr. Malhotra, we talked to some locals from Shirur. Shirur, totally local people. They said, yeah, Adal Rao Patil also was there, and Amol Koleji was there, and the reaction the people gave that no, we voted for Sharad Pawarji because he has been backstabbed. We have got sympathy for Sharad Pawarji because these people all backstabbed him. And they said what Adal Rao ji has been jumping from party to party, so nobody. So the message is clear across the state that injustice has been done against Sharad Pawarji. They have done it, a lot of sympathy. So when Sharad Pawar says 155 will be done, I think 100% it is going to be done. Yes, definitely. Now we have the confidence. Now we have seen Pawar sahab had said 30 and 30. And you got 31. It was 31. So it is like absolutely, really, whatever he's predicted has come through. And I mean, we are elated at the 80% strike rate. That's fantastic, phenomenal. Absolutely fantastic. But Prime Minister Modi, he says, हमने विकास के सपने भी देखे हैं और विरासत भी संभाले हैं. Vikas, he says in Maharashtra, in Palghar, he has opened one of the biggest ports of the world. It figures in 1 out of 10 biggest ports of the world. And 1 million jobs, Prime Minister Modi says is going to create where Palghar, Maharashtra is concerned. And विरासत भी संभाला, बोले नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद हमने बनाए हैं, तो हमने विकास के सपने भी देख रहे हैं और विरासत को भी संभाल रहे हैं. That's how में ही देख रहे हैं. लोगों के सपने में या लोगों के रियलिटी में ये चीजें नहीं आ रही है. लोगों का ऐसे फील नहीं हुआ इस टाइम कि कुछ विकास की बातें हुई, एक हाथ दूसरी चीजें हुई. जैसे उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को भी विकास में जुड़ा दिया था, पर लोगों ने ये सब चीजें नहीं देखी. और ये जो पोर्ट है वहां पे कितने सारे इश्यूज भी है, एनवायरमेंटल इशू है, वहाँ पे जो मत्स्य उद्योग है वो मतलब उसको प्रॉब्लम आने के चांसेस है. जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स का है उनको प्रॉब्लम आने, रीलोकेशन की प्रॉब्लम, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स है. तो सिर्फ बोलने से आगे चल के क्या होने वाला है, जस्ट अ लॉन्ग वे टू गो. Just like Aramco, the Aramco refinery was supposed to come in Konkan. That was about, I think, around 2014, 2015. Which was supposed to be what, a $60 billion project or something like that. I don't think that we've even got the foundation stone as yet. Nothing. So all these announcements sound very good, but where is the delivery?
that there is no delivery. Even in our areas also there are so many, you know, small little beautification projects they start. There is a nariyal biriyal foda jata hai. You know, people gather, people feel very nice. So BJP has called them for such an opening ceremony, and then after that there is nothing seen about those, you know, things. Serena Malhotra ji, chalte chalte, would you like to say something in Marathi to thank the people of Maharashtra for the kind of support they have shown for Sharad Pawar ji and Supriya Sule ji? Please go ahead. महाराष्ट्रातल्या जनतेला आमच्याकडून म्हणजे आम्ही भरपूर थँक्यू बोलतो, धन्यवाद देतो की तुम्ही आमच्या बरोबर महाविकास आघाडीच्या बरोबर राहिलात, आमच्या पवार साहेबांच्या बरोबर राहिलात. पवार साहेबांनी एवढी अतिशय मेहनत केली आहे, ह्या वयामध्ये त्यांनी एवढी मेहनत केली, सुप्रियाताईंनी एवढी मेहनत केली, आणि जे आमचे सगळे जे कॅन्डिडेट्स जे उभे राहिले, जे मतलब त्यांनी म्हणजे पवार साहेबांची साथ सोडली नाही. एवढे लोक इकडून तिकडे निघून गेले आणि हे लोक जे होते पवार साहेबांना फेथफुल होते, आणि ह्या सगळ्यांना तुम्ही विजयी केलं. म्हणजे अतिशय आम्ही थँकफुल आहोत. आणि आता पुढेही आता तुम्ही आम्हाला हेल्प करा की महाराष्ट्रामध्ये पण आपलं सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार येईल, आणि ते सरकार आल्यानंतर मग तुम्ही बघा की महाराष्ट्राचं कसं वैभव परत एकदा आपल्याकडे येईल. आता जे चालू आहे स्थिती ती पूर्णपणे, आणि कुठे गेला माझा महाराष्ट्र अशी म्हणण्याची स्थिती येणार नाही. आपण असं म्हणू, अरे वा महाराष्ट्र कुठच्या कुठे गेला. ही एक गोष्ट आहे. थँक्यू. क्या बात है, क्या बात है. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. थँक यू सो मच. थँक यू व्हेरी मच मॅम, and congratulations again. Thank you. Thank you. So Sharad Pawar was on the button when he predicted the number of seats the MDA will get, and now he says 155. Exactly. So you have to take him seriously. We have to take him seriously. He is not like those exit poll agencies. And now he told the MVA, I am not going to settle for less seats. I settled for less seats than Lok Sabha because I want to get everybody together to defeat Prime Minister Modi. But now, Vidhan Sabha, I want my share. That's what he said. Well, everybody wants their share. लेकिन जैसा संजय राउत जी ने कहा कि जनाब 288 को by 3 डिवाइड कर लीजिए और सबके एक equal partners. Absolutely, that's what he said. That is 76. Congress is getting aggressive. Congress said we are going to fight 288. Why not? And I think Kishore Tiwari ji कल आपको बोल रहे थे, Nana Patoli thinks he already is Chief Minister of Maharashtra. हाँ, वो उनको तो लग रहा है उनका राज्याभिषेक हो भी गया. Yes. उनको लगता है कि शपथ ग्रहण भी हो गया है. Right, another moment with us to talk about a few very, very serious subjects. We have our friend from the Eknath Shinde Sena, that is the Shiv Sena, Arun Samant साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. अरुण सावंत साहब नमस्कार. नमस्कार बजाज जी और नंबियार जी. नमस्कार सर. नमस्कार. Every time your spark, you know, आपका जो ऊर्जा है वो जबरदस्त दिख रहा है. जबरदस्त. थैंक यू. Wonderful. सर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. अरुण सावंत साहब, तो अब ये क्या चल रहा है? लक्ष्मण हाके साहब फास्ट पे बैठे हैं ओबीसी को लेकर के. वो सामने क्या है, जरंगे पाटिल साहब भी अब कुछ नया शुरू कर रहे हैं. ये क्या ओबीसी और भुजबल साहब भी बीच में कुछ बोल रहे हैं, तो ये दोबारा शुरू हो गया है ओबीसी वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस मराठा वर्सेस एवरीबडी एल्स. ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे सर, जरा बताएं प्लीज. बजाज जी देखिए, लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके पहले ये जो मराठा और ओबीसी ये दोनों के बीच का जो एक वाद विवाद था वो शुरू था. उस वक्त मराठा समाज के नेता आदरणीय जरांगे पाटिल जी अपनी बातें रख रहे थे, ओबीसी समाज के कुछ नेता छगन भुजबल और अभी जो नए हाके साहब आए कुछ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं. हर समाज के नेता को ऐसे लगने लगा है कि मैं भी मेरे समाज के हक के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे बताना चाहिए और पिक्चर में रहना चाहिए. अभी मराठा आरक्षण जो इतने सालों से इशू चल रहा था, मराठा समाज के गरीब वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा था, ओबीसी समाज और अन्य वर्ग जो है वो सभी को कुछ ना कुछ परसेंटेज में आरक्षण इस महाराष्ट्र में लागू है. वो आरक्षण कितना है क्या है आप सभी लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं एक उसके ऊपर दृष्टि डालना चाहता हूँ. देखिए, इस महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जो होती है यानी जिसको एससी कहा जाता है वो 13% है, अनुसूचित जमाती एसटी 7% है,
ओबीसी 19% है महाराष्ट्र में, VJNT जो है वो 11% है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है वो 2% है, मराठा आरक्षण यहाँ पर अभी जो दिया गया वो 10% दिया गया है। टोटल अगर आप आरक्षण देखेंगे तो कुल मिलाकर 62% इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो EWS के लिए आरक्षण दिया गया था वो 10% पकड़ते हैं, तो 72% आरक्षण इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 50% के ऊपर आप आरक्षण किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते हो, लेकिन तमिलनाडु और कुछ अन्य ऐसी राज्य है जहां पर ये दिया गया, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल प्रावधान उनके लिए किया गया है। उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र में भी मराठा समाज को न्याय देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मिलकर 10% जो आरक्षण है वो सभी कायदा और कानून की जो चौकट एक होती है उसके अंदर बिठाकर दिया। वो आरक्षण अब तक टिका हुआ है, उस आरक्षण के लाभ भी तब तक मिलते रहेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। तो जो कोशिश मराठा समाज के लिए महायुति सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से करनी चाहिए थी, वो पूरी दिल लगा के कोशिश की गई और वो अभी तक हम उसमें जीते हुए हैं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि ओबीसी समाज के नेताओं को ऐसे लगने लगे हैं कि मैं भी ये जो दौड़ चल रही है उसमें हम भी उसमें शामिल होने चाहिए। अभी तक ओबीसी समाज या किसी अन्य समाज के आरक्षण के ऊपर 1 या आधा टक्का भी आरक्षण को कोई धक्का लगा नहीं है, फिर भी अभी से इन लोग ऐसा माहौल तैयार करें कि ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए, हम लोग ऐसा करेंगे और हम लोग वैसा करेंगे। ये सब बातें फैलाकर इस राज्य में कैसे इस राज्य की शांति भंग हो जाएगी उसके लिए कोशिश करें। उसके पीछे जो हाथ है वो कुछ विरोधी पक्ष के बड़े नेताओं का छुपा हाथ इसमें है, ये शंका पूरे राज्य में जनता की ओर से ही उठाई जा रही है। जी तो लेकिन यहाँ पर जी अरुण सावंत जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो ओबीसी है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मण हाके जी है, वो लक्ष्मण हाके जी खुद वो दंगड़ समाज से आते हैं और VJNT यानी वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब से आते हैं। उनका ये मानना है कि आज तक दंगड़ समाज का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया गया महाराष्ट्र से, एक भी नहीं है, यहां तक कि राज्यसभा तक में नहीं भेजा गया। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि आज भी पुलिस की जो लिस्ट होती है ना, ये जो VJNT हैं यानी वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब्स, इसमें कई ट्राइब्स ऐसी हैं सर जो आज तक भी स्पेशली महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में जो अंग्रेजों की क्लासिफिकेशन थी कि ये रॉबर ट्राइब्स हैं, ये चोर उचक्के होते हैं, वो आज तक क्लासिफिकेशन है। मुझे लगता है कि आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर एकदम ध्यान देना चाहिए और वो जो पुलिस एक्ट है उसके अंदर एकदम चेंज लाना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अरुण सावंत साहब, चेंजेस तो लाना ही चाहिए। देखिए कुछ जमाने पहले ये जो VJNT और भी कोई अन्य जमाती होती थी, उस वक्त उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता था, तो उस वक्त वो चोरी डकैती ऐसे काम करते थे, क्योंकि ऐसे इतिहास में कई जगह पर मैंने भी पढ़ा है, दिखाया भी जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी और सैन्य में उनको मावड़ा का दर्जा देकर उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य स्थापित करने में उनकी सहायता ली थी। अभी ये बात सही कि जो अंग्रेजों के जमाने के कुछ नियम कानून अभी भी है जिसको बदलने की जरूरत है, वो काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार उसके ऊपर धीरे धीरे बदलाव भी ला रही है। ऐसे जो पुराने कानून है, पुराने नाम है, उसमें बदलाव लाने का दौर शुरू हो चुका है सर। ये स्टेट सर, और ये दूसरी बात आपने कहा कि VJNT जो है धनगर समाज जो है उनको विधानसभा में वगैरह आज तक कोई उनको नॉमिनेशन नहीं गया, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। काफी विधानसभा नहीं सर, धनगर समाज के MLA आज भी है, हमारे विधान परिषद में है सर, विधानसभा में आज भी वो काम कर रहे हैं एज अ MLA या MLC। सर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, आज तक कभी राज्यसभा MP कोई नहीं बनाया। हाँ, पार्लियामेंट
देखिए पार्लियामेंट का कैसे है, जिस जिस पार्टी में जो जो उस समाज के नेता है उनको न्याय देने की कोशिश हमारी जो एनडीए सरकार है, राष्ट्रीय हमारी महायुति और हमारी एनडीए सरकार, इसके लिए कोशिश हर राज्य के हर जाति समाज के लोगों को वहां पर पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करती है। बाकी रहा सवाल एमवीए का या फिर इनकी जो एनडीए गठबंधन जो है उसका, मुझे कुछ मालूम नहीं कि किसी भी तरीके से मराठा वर्सेस ओबीसी एक बार फिर शुरू हो जाए। मुझको ऐसा लग रहा है और प्रदीप जी को भी ऐसा लग रहा है और बाकी दुनिया को भी ऐसा लग रहा है। भुजबल साहब ने जो बोला है, सावंत साहब, भुजबल साहब सेड सब मराठाओं को आप कुनबी डिक्लेयर करेंगे, ये मंजूर नहीं है, यू आर डूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट योर ओबीसीज, दैट वाज व्हाट भुजबल साहब सेड। और 54 लाख जो नोंदनीकरण किए, बोले कि उस चीज का क्या, कुछ समाज में ये चल रहा है कि वो नोंदनीकरण कैसे कर दिया, उसको कैंसिल कर दो। आज लक्ष्मण हाके जी भी बोल रहे हैं कि आप सबको ओबीसी में डालोगे तो ओबीसी के खिलाफ इंजस्टिस है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब खुलेआम विरोध होने लगा है। आप सरकार पर यह भी प्रश्न है कि 8 लाख के आसपास ऑब्जेक्शन हरकत जो आया था उसका आपने क्या किया? बिकॉज भुजबल साहब ने शायद वो मीटिंग में ही सबको पूछा, सरकार से पूछा कि इसका क्या हो गया, और ऑब्जेक्शन होते हुए आपने नोंदनीकरण कैसे किया? तो ये आगे जाके सावंत जी बहुत बड़ा तनाव का विषय बन गया है। बात तो बिल्कुल सही है, 100% ये बात सही है कि विरोधी पार्टियों की ओर से खास करके ओबीसी समाज के कुछ नेता, जैसे मैंने पहले कहा कि उनमें एक दौड़ लगी हुई है कि हम ये जो ओबीसी समाज का जो मुख्य नेता है वो वहीं बह रहना चाहिए, सारे समाज में मुझे पहला दर्जा मिलना चाहिए। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के पहले ये जो छगन भुजबल जी जो हमारी महायुति सरकार में एक मंत्री है, उन्होंने कैसे कैसे बयानबाजी की थी अपना नंबर 1 में रखने के लिए, और हमेशा वो अपने बयानबाजी में बदलाव करते रहते हैं। तो ये ऐसी बयानबाजी इतने सीनियर लीडर ने नहीं करनी चाहिए जिससे दो समाज में तनाव पैदा हो और इस राज्य में गलत परिस्थिति निर्माण हो। जो राज्य आज विकास की ओर बढ़ रहा है, आज आपको मालूम होगा कि जो 2.5 साल पहले इस महाराष्ट्र की जो परिस्थिति थी, हम 5वें नंबर पे थे विकास के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के हिस्से में, तो हम आज नंबर 1 पर आ गए। कर्नाटक हो, केरला हो, गुजरात हो, इन तीनों राज्यों को पीछे ढकेल कर आज महाराष्ट्र को इस महायुति सरकार ने पहले नंबर पे लाके रखा है। आज जो डेवलपमेंट और जो विश्वास महाराष्ट्र के ऊपर उद्योगपतियों की ओर से रखा जा रहा है वो उल्लेखनीय है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो महाविकास आघाड़ी है वो इस महाराष्ट्र को बदनाम करके किसी भी प्रकार से इस सरकार को अस्थिर करके खुद को वहां पर प्रस्तापित करने की कोशिश करे। आए दिन इस महाविकास आघाड़ी की ओर से बदनामी और झूठा फैलाव इस राज्य की जनता को में किया जा रहा है। आप देखेंगे हर दिन इनके सभी नेता, फिर वो शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो या संजय राउत हो, हर दिन सुबह उन्होंने एक खुद का एक एजेंडा रखा है कि रोज आकर जो चाहिए वो आप झूठी बातें जनता में कहते रहो। ग्लोबल नीति के अनुसार जब आप कोई भी चीज 10 बार कहते हो तो उसको लोगों के मन में उसमें फिर सच्चाई लगती है कि हाँ ये बात शायद सच है, इसलिए बार बार कही जा रही है। और यही उनका अभी फिलहाल एक एजेंडा है, क्योंकि दूसरी कोई भी बातें इस महाराष्ट्र में प्रचार के लिए उनके पास बची हुई नहीं है। जो लोकसभा का उनका फंडा था वो फंडा इस विधानसभा में चलने वाला नहीं, ये बात उनको मालूम पड़ी। इसलिए आप स्टडी करो। इस महाराष्ट्र की जनता को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप इनकी रोज की बयानबाजी का आप स्टडी कीजिए कि ये क्या बातें कर रहे हैं और क्या बातें हमें सुना रहे हैं। जनता को भ्रमित करने की कोशिश महाविकास आघाड़ी का हर महत्वपूर्ण नेता हर दिन करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी महायुति, एक सेकंड, हमारी महायुति जो है, हमारे जो नेता है, हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, विकास कैसे किया जाए, फार्मर्स के लिए क्या दिया जाए, गरीब जनता के लिए क्या दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा क्या किया जाए, बुजुर्गों के लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर हर दिन काम हो रहा है और हर दिन उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। पवार साहब का कहना, शरद पवार साहब का कहना है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि 400 पार के वजह से एरोगेंस से हार गया सरकार। उनका कहना है कि आप किसान का सेवा नहीं किया इसलिए हार गए। He says सोयाबीन फार्मर्स, कॉटन फार्मर्स, ऑनियन फार्मर्स, मिल्क जो प्रोड्यूसर्स है
वो अफेक्टेड थे और दिस महायुति गवर्नमेंट कुड नॉट टेक केयर ऑफ द फार्मर्स नीड्स। बोले फार्मर्स के वजह से हार गए, दैट इज व्हाट शरद पवार और आगे भी उनका कहना कि देयर इज एग्रेरियन क्राइसिस एंड दिस गवर्नमेंट 155 सीट्स अपने आप के लिए बोल रहा कि एमवीए इज गोइंग टू गेट 155 सीट्स। सावंत साहब देखिए नाम्बियार जी, जिस प्रकार हमारी जो एनडीए सरकार है, उन्होंने लोकसभा में एक घोष वाक्य रखा था कि अब की बार 400 पार। कोई भी हो, विद्यार्थी हो या आम आदमी हो, वो ये चाहता है कि आज के दिन में मेरी जो परिस्थिति है, मेरा जो हुद्दा है उससे ऊपर का हुद्दा मुझे मिलना चाहिए। आज मेरी जो सैलरी है उससे मेरी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। विद्यार्थी ये चाहता है कि आज अगर मुझे 75% मार्क्स मिले तो मुझे 95% या 100% मार्क्स मिलने चाहिए। उसी प्रकार से हमारी जो एनडीए सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि 300 के बाद भी 400 पार का नारा रखते हैं, क्योंकि हर बार आदमी ने ऊपर देखे ऊंचा सोचना चाहिए, लेकिन हवा में ही रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ हमारे जो नेता थे वो अति उत्साही हो गए। जैसे नाम ही लेके मैं बताता हूं आपको, हेगड़े जो थे, आनंद कुमार हेगड़े, उन्होंने ज्यादा उत्साह में आकर उसमें कुछ गलत बातें फैलाई और उस गलत बातों को बराबर इंडी गठबंधन ने पकड़ा और उसका गलत इस्तेमाल किया और लोगों में भय पैदा किया कि अगर ये 400 पार होते हैं तो इस देश की घटना को इन लोग उठाकर फेंक देंगे, बदल देंगे, आरक्षण को रद्द कर देंगे, मुस्लिम समाज को इस भारत से पाकिस्तान में भेजे। मतलब क्या क्या झूठी बातें उन्होंने की और उसमें वो यशस्वी हो गए, सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब हमारी सरकार जाग गई है, हम सब अभी जागरूक है कि कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करनी है, उसका क्या असर होता है वो हमने देख लिया। और हमारे मन में कभी ऐसा नहीं था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो घटना लिखी थी, जो घटना आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरा वर्ल्ड उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको क्यों बदलेंगे? लेकिन घटना में बदलाव, घटना में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। जो बदलाव 80 बार कांग्रेस ने किया, वही उन्होंने एक्चुअली 92 बार किया, 92 टाइम। हाँ 92 बार किया और टोटल 106 बार अमेंडमेंट हो चुकी है बराबर कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही वो 16 आने ठीक है कि आनंद हेगड़े साहब हो गए, एक वो राजस्थान के भी भाई साहब हैं, कोई वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने 2-4 है ऐसे, और एक यूपी के थे, उन्होंने भी कहा। अब क्या है कि हर एक की जबान के ऊपर तो ताला नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो आज सर्विंग लोग हैं, जैसे आपने भुजबल साहब की बात करी, चलिए भुजबल साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन भुजबल साहब जो ओबीसी के बारे में अभी बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इससे बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है इस सरकार के लिए? भुजबल साहब मंत्री हैं सर, बहुत सीनियर आदमी हैं, बोलिए सर। सावंत साहब, यही तो बात मैं कह रहा हूं। भुजबल साहब के जो नेता है, उनकी पार्टी के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, उन्होंने उनको कई बार समझाया है कि आप इस मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, आपको ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी आपसे रहा नहीं जाता है, आपको अगर आपके समाज के हित के लिए कुछ ज्यादा करना है, तो आप यहाँ पर रिजिग्नेशन दे दो और बाहर फील्ड में जाकर आप खुले हो फिर कुछ भी बात करने के लिए। लेकिन वो दोनों जगह पे रहना चाहते हैं। मैं मंत्रिमंडल में भी रहूंगा और मैं मेरे समाज के हित के बारे में बातें कहूंगा जो सरकार के विपरीत होगी, सरकार जो कर रहा है उससे विरुद्ध होगी। तो ये नहीं चलता है, ऐसा कभी नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी उनको रिस्पेक्टफुली कई बार समझाया है कि भुजबल जी, आपको जो सरकार का जो एक एजेंडा है उसी को आगे चलाना है। हम किसी भी समाज के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहते। ना ही मुख्यमंत्री साहब ने कभी ये कोशिश की कि ओबीसी समाज की थाली में जो कुछ खाना है वो उस खाने में से निकालो थोड़ा सा पकोड़ा या और कुछ और मराठा समाज को दे दो, ऐसा कभी नहीं चाहे। जो कुंभी प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है वो आज नहीं शुरू हुआ है, वो कई सालों से दिए जा रहे थे, बीच में कुछ वजह से वो बंद हुए थे। उसी को इन्होंने फिर से कानूनन रूपरेखा देकर शुरू की है। ये बात ओबीसी समाज की जनता को भी समझनी चाहिए और नेताओं ने गलत जो बातें जनता के मन में वो फैला रहे वो बंद करनी चाहिए। उनको सच्चाई क्या है, सरकार क्या कर रही है वो समझाना चाहिए जनता को, और दोनों समाज को एक साथ बिठाकर उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
ना कि ओबीसी समाज का मैं नेता बनूं और उसके लिए मेरे समाज में कुछ भी झूठे भाषण करूं, डायलॉग बाजी करूं और मेरे समाज की मैं मेरे पीठ पर ये ले लूं, शाबाशी ले लूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी, जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि अर्बन नक्सल जिस प्रकार से बढ़ गया, तो उस चीज को लेकर कहा कि इफ फाइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, इफ एकनाथ जी वांट्स टू कॉल मी अर्बन नक्सल, तो मैं आतंकवाद हूं ना। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? किस कॉन्टेक्स्ट में एकनाथ शिंदे जी ने कहा? बिकॉज एकनाथ शिंदे बहुत बार दोहरा दिया अर्बन नक्सल ग्रेट थ्रेट। साहब नंबियार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को इस बात से ये बताना चाहते हैं वो कि अभी कुछ दिनों पहले जो लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ, आपने देखा है कि मुख्यमंत्री साहब जो है, इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, वो किसी एक जाति समाज के नहीं है और ना ही उन्होंने कभी पिछले दो बांधा मेट्रो जो बन रही, सभी समाज के लोग उसके अंदर से प्रवास कर रहे, MTHL जो बन गया, सभी लोग प्रवास कर रहे। अभी कल नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, खास करके बजाज जी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि इस हमारे राज्य में जो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जो है, वो 1.5 लाख तक का उसको आरोग्य बीमा होता था। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कल ही उसका GR निकाल के ये घोषित कर दिया कि 1 जुलाई से इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख किया गया है और उसके लिए व्हाइट रेशन कार्ड जिसके पास है उन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कुछ भी नहीं देखे कि इसमें मराठी लोगों को ही मिलेगा, हिंदू लोगों को ही मिलेगा, बौद्ध लोगों को ही मिलेगा, नहीं है। मुस्लिम बांधव भी उसमें ये बेनिफिट लेने वाले हैं। मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ इस राज्य में कुछ संस्थाओं ने, प्राइवेट संस्थाओं ने ऐसा काम किया जो नक्सली लोग करते हैं। उसी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने किया कि कुछ प्राइवेट जो NGOs है वो अर्बन नक्सलवाद यहाँ पर लाने की कोशिश करें और वो सरकार के विरुद्ध में जनता में बातें फैला रही, सरकार के ऊपर इस प्रकार से अटैक करो, सरकार की इस योजना को विरोध करो, सरकार के उस योजना। अभी वाड़वन बंदर के बारे में भी ऐसे ही हो रहे हैं। वाड़वन बंदर का महत्व जो है इस जनता को बताना चाहिए, क्या क्यों होना चाहिए वाड़वन बंदर, लेकिन उद्धव ठाकरे जी उसको विरोध कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे विरोध कर रहे हैं, संजय राउत विरोध कर रहे हैं। उसको कुछ मालूम है कि ये वाड़वन बंदर क्यों बनना चाहिए? वो ये ऐसी बातें कुछ जो NGOs है वो NGOs उद्धव ठाकरे के इशारे पर करने की कोशिश करे, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब ने इस अर्बन नक्सलवाद का वहां पर उल्लेख किया। एक बात तो है सर अरुण सावंत साहब, एक बात तो है, भले ही मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आरामको का प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला था, आरामको सऊदी अरेबिया की, जो सऊदी अरेबिया की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है दैट इज आरामको, $60 बिलियन। अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ। अब ये नया प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया है कि पालघर के पास वाड़वन पोर्ट जो है वहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, या नंबर 2 पे जो पोर्ट है वो बनने वाला है। तो एकदम लोग खड़े हो जाते हैं आसपास कि ये एनवायरनमेंट को लेकर के गलती है, यहाँ पे पेड़ डिस्ट्रॉय होंगे, पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, समंदर खत्म हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरियां तो चाहिए ना, काम तो चाहिए। अब आप बताएं, अब आप बोलें सर, प्लीज बोलिए। बजाज जी, क्या है वाड़वन बंदर के बारे में मैंने अभी कहा कि अब तक अगर इस देश में आप देखे जाएंगे तो 12 ऐसे प्रमुख बंदरगाह है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, आयात और निर्यात वो की जाती है। लेकिन हमारे देश के जो बंदरगाह है उनकी जो अपना डीपनेस जो होता है, मराठी में उसको खोली बोलते हैं, तच्ची खोली, डीपनेस उसका वो 11 है, किसी का 12 है, किसी का 15 है। अगर आपको अच्छे प्रकार से बंदरगाह चलाना है, पोर्ट जो है वो चलाने है, तो उसकी जो डीपनेस है वो 20 मीटर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। जहां जहां पे देश में या विदेशों में 20 मीटर की डीपनेस है वहां पे बंदरगाह सक्सेसफुल होता है, वहां पे बड़े बड़े जहाज का जो आवागमन है वो अच्छी तरह से होता है, बड़े हेवी जहाज वहां पर उतर सकते हैं। तो ऐसा ये जो एक ही जगह है यहाँ पर मुंबई के बाजू में डहाणू स्थित,
वाड़वन में, जिसकी जो डीपनेस है वो 20 मीटर से भी ज्यादा है। तो पोर्ट बनाने के लिए इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है इस पूरे देश में। तो ये जो अगर ये जो बनेगा ना कल, तो बजाज जी ये पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा, और यहाँ से आयात और निर्यात जो करने के लिए इतनी बड़ी सुविधा होगी कि देश भर में ऐसा बंदरगाह कहीं पे भी नहीं होगा। इस बंदरगाह के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुरू में जो ये विरोध हो रहा है वो यही अर्बन नक्सलवाद जो है, कुछ एनजीओज है वो करे, और उस एनजीओज को ये जो विरोधी पक्ष है एमवीए के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, खास करके उद्धव ठाकरे का जो प्रवक्ता होता है, जो हर दिन सुबह सुबह आके गार्डन में खड़ा होता है, वो झूठी बयानबाजी करता है कि ये बंदर अगर बन जाएगा तो वहां के लोगों को तकलीफ होगी, वहां का जो नैसर्गिक वातावरण है उसको उसमें बदलाव आएगा, वहां के जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं वो जीवाणु मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदरगाह जब बनने जाएगा तो जो नैसर्गिक जीव है उनके जीव की पैदाश ज्यादा कैसे होगी, उसके सारे उपाय, वहां पे जो भी पेड़ टूटे जाएंगे उसके लिए सारा उपाय, ये जो आजू बाजू का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, ये सब की व्यवस्था सरकार ने की है। और वहां के पूरा डहाणू और आजू बाजू के पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है, टाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो रोजगार है वो इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाला है। अगर वो उपलब्ध होता है तो ये जो एमवी है, महाविकास आघाड़ी, वो उसकी कमर टूट जाएगी। इसीलिए वो होने को नहीं दे रहे, वो विरोध करे, लोगों में गलत बातें फैला रहे, क्योंकि इतना अच्छा अगर काम इस महायुति सरकार ने किया तो इनको मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं रही जाएगी। मतलब ये खुद के फायदे के लिए लाखों लोगों का नुकसान करने के लिए भी ये तैयार है। वहां पे लोगों के मन में जहर फैलाने के लिए घोलने की कोशिश इन लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता से मैं अपील करूंगा, खास करके पालघर डहाणू की जनता को मैं आपके इस माध्यम से, आपके इस चैनल से ये बताना चाहूंगा कि ये जो बंदर बन रहे हैं वो देश का सबसे बड़ा और सबसे सुसंपन्न ऐसा पोर्ट बनने वाला। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपको भी और पूरी जनता को देना चाहता हूं कि 2022-23 ये जो पिछला अपना आर्थिक ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर, उसका ही एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं। इस सिर्फ एक साल में वस्तु और सेवा जो होती है उसमें टोटल जो निर्यात है, मतलब हमारे देश से बाहर के अलग अलग देशों में जो निर्यात हुई है वो 770.18 अब्ज डॉलर की हुई है। वो क्यों हुई? तो बंदरगाह होने चाहिए हमारे देश में, हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में। हमारे मुंबई में सिर्फ 2 ही बंदरगाह, एक मुंबई और जेएनपीटी, इसलिए ये बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदर है। उसी प्रकार से आयात जो है, इंपोर्ट, वो इंपोर्ट हुई पिछले साल 892.18 अब्ज डॉलर की। अगर ये वाड़वन बंदर बनता है तो हम इसके 10 गुना ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले हैं। उसका फायदा इस महाराष्ट्र की जनता को होगा, इस महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का होगा। ये जो हमारा देश है, जो आज देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारे देश, भारत देश, वो अभी 3री आर्थिक अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। लेकिन कुछ नेताओं के और कुछ पार्टियों के पेट में आज से ही दर्द होने लगा है कि अगर ये वाड़वन बंदर महाराष्ट्र में बन गया तो हमारा कुछ सच नहीं है, हम आज जो सीटें ला पाए वो आगे नहीं ला पाएंगे। इसलिए झूठा जो प्रचार है वो इन लोग कर रहे हैं। वाड़वन बंदर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा और आयात निर्यात में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। इस महाराष्ट्र को उसको सबसे बड़ा फायदा होगा। लोकल मूवमेंट शुरू हो गई है इसके खिलाफ। बिल्कुल सही। उसका मुकाबला कैसे करेंगे सर, ये बताइए। क्योंकि एक चीज तो है, एक सेकंड सर मेरी बात सुनने, एक चीज है, मैं दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं। अगर महाराष्ट्र को डेवलप करना है, अगर यहाँ पर नौकरियां चाहिए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, आपको एयरपोर्ट्स की जरूरत है, आपको रेलवे की जरूरत है, आपको रेलवे गुड्स कॉरिडोर की जरूरत है, और आपको सी पोर्ट्स की जरूरत है। इनफैक्ट जो नितिन गडकरी साहब बोल रहे थे प्रदीप जी कि फ्रेट कॉरिडोर जितना जल्दी शुरू होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, वही चीज सी पोर्ट की बात है। तो मेरा ये कहना है सर, इसके लिए जो भी करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं आपको ये याद है कि नहीं, आपको तो जरूर याद होगा,
जब भाखड़ा नंगल डैम बनने वाला था ना सर, पंडित नेहरू के वक्त, यही आर्ग्यूमेंट पेश की गई थी, यही कहा गया था पर्यावरण के लिए खराब है, ये है वो है। अरे भाखड़ा नंगल डैम की वजह से पंजाब हरित प्रदेश बना और पूरे देश में जो बिजली का उत्पाद हुआ वो पूरे देश को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, पूरे उत्तर भारत को उसने तब्दील किया, ट्रांसफॉर्म किया। अब आप बोलें सर प्लीज। बजाज जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने सारे देशवासियों को, इस महाराष्ट्र की जनता को दिया है आपने। उसी प्रकार से जब बांद्रा वर्ली सेतु बनने जा रहा था, आपको याद होगा कुछ एनजीओ ने और कुछ पार्टियों ने विरोध किया था कि ये नहीं बनना चाहिए, इससे इस समुद्र के जो जीव जीवाणु है, मछली है, वो मर जाएंगी, कोली समाज के बांधव रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आज हजारों गाड़ियां वहां से आती जाती है, करोड़ों रुपयों का टोल टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, उस टैक्स से सुविधाएं मिल रही देश की राज्य की जनता को। तो ये जो विरोध होता है ना, कुछ गलत लोग गलत बातें जनता में फैलाते हैं। MTHL जब बन गया था उसी वक्त भी ऐसा ही हुआ था। आपको और एक ताजा 1-2 दिन पहले का ही उदाहरण देता हूं। इतना बड़ा पूरे विदर्भ को जिसने अभी चेंज करने वाला, पूरा विदर्भ को चेंज कर दिया, ऐसा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे अपना ये जो महामार्ग है, समृद्धि महामार्ग, उस समृद्धि मार्ग इतना लंबा किलोमीटर का, वो 700 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर का ये महामार्ग, उस महामार्ग के कुछ मीटर के लिए पे कल एक कुछ ये हुआ है, कुछ क्रैक गिरे हैं, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा प्रचार शुरू किया कि समृद्धि महामार्ग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अरे पूरा 700 किलोमीटर से ज्यादा समृद्धि मार्ग क्या टूट गया क्या उसको में भगदड़ आ गई क्या? नहीं, कुछ वही बात अभी अटल सेतु के बारे में कही जा रही है। हाँ, तो वही बात अभी अटल सेतु के बारे में की जा रही है कि वहां पर क्रैक पड़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े, टूटने वाला है। हाँ, मतलब कितना गलत प्रचार हो रहा है। और साहब जो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है शिंदे साहब जो डेवलप कर रहे हैं, जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे राइट फ्रॉम वर्धा टू सिंधुदुर्ग और नागपुर हाईवे जो बोल रहे हैं, तो पब्लिक, शिंदे साहब ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए मैं पब्लिक के साथ मिलकर उनको जो चाहिए वो करने को तैयार हूं, कॉम्पेंसेशन हो, अलग अलग जगह की व्यवस्था हो, एवरीथिंग, बट स्टिल देयर इज ऑपोजिशन। बट आई थिंक शिंदे साहब इज गोइंग टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नंबियार जी, जो बातें आपने कही बिल्कुल सही है। उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया कि ये जो चल रहा है वो देश के और इस महाराष्ट्र के जनता के हित के लिए कर रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, क्योंकि विकास करेंगे तो ही हर आदमी को नौकरी धंधा मिलेगा, उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसके मार्ग में बदलाव करना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन विकास के कार्य में कुछ लोग, सिर्फ पार्टियां कुछ जो यहाँ की है वो सत्ता में नहीं है, इसीलिए उसको झूठा बता रहे। उस झूठ को जनता ने जागरूक होकर ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए। आप जो कहेंगे, आपको जहां से उस रास्ते को बदलाव करना चाहिए, हम करेंगे आपके हिसाब से। इस राज्य की जनता को विश्वास में लेकर, इस देश की जनता को विश्वास में लेकर हम हर विकास का काम करना चाहते हैं। लेकिन विकास का कार्यक्रम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि विकास अगर रुक गया तो रोजगार रुकता है। आम आदमी का जो हक है, उस हक को बाधा नहीं आनी चाहिए। ये विचार इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रखते हैं और प्रधानमंत्री जी का भी यही विचार है। तो हम विरोधी पार्टियां, विरोधी दल कुछ भी कहें, नंबियार जी, बजाज जी, हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो विकास के कार्यक्रम को कभी भी बंद नहीं करेगी, कभी भी रुकाएगी नहीं। विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन विकास के कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। ये मैं आह्वान सभी दलों को करता हूं, तो ही जनता के मन में आप घर करेंगे। सिर्फ झूठ का फैलाव करके आप लोकसभा जीत गए, इसका मतलब विधानसभा आप जीतने वाले हैं, ऐसा नहीं है। झूठ का साथ नहीं देंगे और झूठ को लेकर आगे आने वाला विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यक्रम
जनता के दिलों तक, घरों तक पहुंचाते रहेंगे। सावंत साहब, एवरीथिंग ओके विद द महायुति? बिकॉज जिस प्रकार से उदय सामंत जी, रामदास कदम तो चाहिए ही, और जिस प्रकार से चल रहा है एक एक बातें, तो कैसे लग रहा है? बिकॉज महायुति में प्रेशर आ रहा है सबको सीट बंटवारे में, आगे विधानसभा जस्ट 2 मंथ्स अवे, कैसे देखते हो नंबियार जी? हाँ नंबियार जी, हमारी जो महायुति सरकार है वो जिंदा दिल 3 पार्टियां एक हुई है और मनसे ने हमें बाहर से सपोर्ट किया है। हमारे तीनों पार्टियों में स्वतंत्र है, हम एक दूसरे की पार्टियों के अपने जो विचार है वो खुले मंडप में रख सकते, और जिंदा दिली, जिंदापन दिखाने के लिए ऐसी बातें बीच बीच में होनी भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि इस पार्टियों में बात करने के लिए लोग डरते हैं, किसी को बात करने का कोई अधिकार ही है नहीं, ऐसी बातें भी कही जाती। तो इसका आप मतलब ये मत निकालिए कि हम एक दूसरे में लड़ रहे हैं, तो मुझे उस बात का डर नहीं है। मैं भी कभी कभी कहता हूं ना कुछ बातें, उसमें क्या है। लेकिन ये बताएं सर कि क्या आप भुजबल साहब छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वो शरद पवार साहब के पास वापस या उद्धव जी के पास वापस, ऐसा कुछ है क्या? बड़ी अटकलें लगाई जा रही, पूछ रहा हूं सर मैं, मुझे बिकॉज़ आई डोंट नो। देखिए, जिसे जाना है उसे कोई रोकेगा नहीं, और जहां पर फायदा है, जहां पर विकास है, जहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर हर कोई रहना चाहता है। तो ये भुजबल साहब ने निर्णय लेना है कि कहां पर उनके लिए स्वतंत्र है, कहां पर वो खुलकर बात कर सकते हैं, कहां पर वो राज्य की जनता को विकास करके दिखा सकते हैं। महा विकास आघाड़ी में जाकर अगर विरोधी पार्टी में उनको बैठना है तो वो खुशी से वहां पर जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो क्या भुजबल साहब 1-2 इंसिडेंसेस में बोलने लगे, नासिक मुझे दे दिया था, दिल्ली से भी फाइनल हो गया था, मगर शिंदे साहब ने शायद अलाउ नहीं किए, बोले ये हमारा सीटें हम दे नहीं पाएंगे। एक वो इंसिडेंट हो गया। तो सब कुछ होने के बावजूद भी भुजबल साहब को नासिक लड़ नहीं पाए लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में अजित पवार जी, सुनेत्रा पवार जी को लड़ाया, वहां पर फिर उनको धक्का लग गया। तो एक के बाद इंसिडेंसेस ऐसे आ रहे हैं। तो कैसे देखते हो आप नासिक वाला सीट को, कैसे देखते हो आप? देखिए नंबियार जी, नासिक वाली सीट हमारी थी, हमारे खासदार वहां पर थे, तो ये सीट हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं और क्यों देंगे? हार और जीत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा है उस हमारे हक के लिए तो हम लड़ेंगे ना। भुजबल साहब को किसने क्या कहा और किसने क्या वर्ड दिया उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, और दूसरों की सीट मांगनी भी नहीं चाहिए उन्होंने। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सर इस बार जो वार्ड 1 बंदरगाह जो है वो असल में बनेगा। इस बार आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, जैसे आरामको में पीछे हट गए। बजाज जी, बोलिए सर। एक बात मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। नहीं सर, बोलिए प्लीज। आपको और इस देश की और इस राज्य की जनता को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस देश के ऊपर 50 से भी ज्यादा साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस के पास दूरदृष्टि की कमी थी। देखिए, वार्ड 1 जैसा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसका डीपनेस 20 मीटर से भी ज्यादा है, ये बात उनको आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को ढूंढ के निकाला, आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा, और देश का सबसे डीपनेस जहां पर है ऐसा वार्ड 1 बंदर पोर्ट बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास रखा, और आज वो बनने जा रहा है। और हमें खुशी है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट हमारे महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। तो ये दूरदृष्टि हमारे मुख्यमंत्री की है। I really and truly hope it happens. 1 million jobs, सावंत साहब, 1 million jobs, direct, indirect, वहां से निकलने वाले। It's a fantastic employment opportunity for the entire Maharashtra. It will take a long time, Pradeep ji. It's going to take a long time. It's not going to happen overnight. मतलब उसको मिनिमम से मिनिमम 10 साल लगेंगे बनने में। कोई बात नहीं, होगा, लेकिन वो हम उसको शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अरुण सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तरीके से बेबाक तरीके से बात करने के लिए और भी धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
Well, I hope it happens. Because the point is, we've always had this stop-go thing in Maharashtra. You know, you start somewhere and then you stop and then you go back and everybody forgets about it. It's even if the work starts here, look at the amount of cyclic effect it will have in the entire Mumbai coastline, where Palghar is concerned, Dahanu is concerned, Mumbai Absolutely. is concerned. You will have entire places cyclically very effective and economically prospering. And our friend Nandakumar Pawar Sahib is going to be very, very disturbed when that No, then happens. you need to give for the locals preferences where jobs are concerned. The fishermen should be employed there. The fishermen should be given And the port should compensation be there. made in a proper manner. But I think yes, sir. after a proper study has been conducted on wave patterns, on water patterns, on sea level patterns, so that it does not silt over, just like what has happened to the JNPT. JNPT, which is now JNPA, the entire port is silted, and there's every possibility that 2 or 3 years later it will have to be shifted because it will be unusable. The point is, running a port is a very, very, very delicate thing and requires vigilance and awareness and hard work of an order that has not been seen in these parts for a long time. Where Eknath Shinde ji or jitne leaders are involved in whichever development projects, we found that even the Samruddhi Mahamarg, nobody complains about lack of compensation because everybody got more than what they expected. Yes, they did. So I think here also the compensation, the wants of the needs of the locals will be totally taken care because where Eknath Shinde ji is concerned, I'm very sure that he takes care of all these small nitty-gritty things. He doesn't leave it to, because Samruddhi Marg mein, it is Samruddhi in all aspects. The farmers earn, everybody earn, around the entire Marg, jo bhi hai, everybody has prospered. So we hope that Vadhavan port also will be the Samruddhi. Bardhaman. Yes. Vadhavan, yes, sir. Bardhaman. So that's it. That's all we've got for you in tonight's show. Aaj ke show mein sirf itna hi. Unfortunately, the gentleman from the BJP could not come because there is a meeting of the BJP at the BJP office right now. Hopefully, we'll have somebody from there when we meet you again right over here on Monday. In the meantime, from both Pradeep ji and me, aap sab logon ko namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया. और वो जो बेल बज गई है ना घंटी, वो इस बात का अंदेशा है कि वो जो बेल आइकन है उस पर जरा क्लिक कीजिए. राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.